चलो पब्लिक, जनरली मेरा जो फुल कोर्स का लेक्चर होता है ना, उसमें जैसे मैंने बताया आपको, मैं फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स कुछ 3-3 घंटे के 40-42 लेक्चर्स लेता हूँ। उसमें लास्ट के 5-6 लेक्चर में ना ये चलता है सब इंटरेस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स। सो अभी जैसे मॉर्निंग का बैच आप आते हो ना, उसके पहले मॉर्निंग का बैच है ना, एकदम पैक्ड रहता है वहाँ पे, 48-50 स्टूडेंट्स रहता है फुल कोर्स में। तो लास्ट का जो 10-12 दिन रहता है ना इंटरेस्टेड डेरिवेटिव्स में, उसमें रोज एक एक कम होते जाते हैं। मतलब लास्ट का जब जहाँ से ये आपको फॉरेक्स ऑप्शन वगैरह जहाँ से इशू होता है ना, वहाँ पे से एक एक जन कम होते जाता है। दिस इज द रियलिटी। बट मैं आपको दूसरा बताता हूँ, लेकिन जब वो एग्जाम में आ जाता है, जो मैं 1-2 सम बताने वाला हूँ, तो उसका फिर वो अलग से क्लास ज्वाइन करता है। ये हकीकत है। सो मैं ये, it's all good if it doesn't come in exam. So I'm gonna now put a few sums which have come in exam, and unfortunately people had to leave those sums because they didn't knew what the product was, and the calculation was very easy. अगर प्रोडक्ट पता है तो, अगर आपको इंटरेस्ट रेट कैप फ्लोर पता है तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, बट अगर पता है तो ऐसा। चलो एवरीवन, हाँ, हम लोग ने अब तक कैप और फ्लोर किया एवरीवन। ओके, इंटरेस्ट रेट कैप कौन लेगा सर? जिसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है, और इंटरेस्ट रेट फ्लोर जिसको इंटरेस्ट रेट गिरने का डर है। अभी तक आपने जो सम किए, मैंने उसमें एक चीज डाला ही नहीं। क्या नोटिस किया? क्या? प्रीमियम। मैंने ऑप्शन में कहीं पे प्रीमियम इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। उसके पीछे का कारण क्या, मैं वो बता रहा हूं एवरीवन। समझो आज मार्केट में रेफरेंस रेट लाइबोर, आज करंट रेट ऑफ लाइबोर, करंट रेट जिसको अपन स्पॉट रेट भी बोलते हैं, करंट रेट ऑफ लाइबोर समझो पब्लिक 10% है। एज अ बोरोअर मेरे को डर क्या है? मैं जब बोरोइंग करने जाऊंगा तब ये रेट बढ़ जाए, ये डर है। तो समझो मेरे को डर है कि ये रेट है ना, एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो रेट का, स्ट्राइक रेट का मैं कॉल ऑप्शन ले लूंगा। तो मैं समझो मेरे को डर लग रहा है कि 11% से ज्यादा रेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस पॉइंट पे मैं क्या पोजीशन लूंगा, आप मेरे को बता सकते हो सर? इस पॉइंट में मैं पोजीशन क्या लूंगा? मैं ऑप्शन में पोजीशन क्या लूंगा? कैन आई टेल यू दैट आई विल गो फॉर लॉन्ग कॉल या कैप? मल्टीपल लेना है तो लॉन्ग कैप लूंगा। इससे क्या हो जाएगा सर? 11% से ज्यादा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। ये कौन करेगा सर? ये वो बंदा जो बोरोवर है। सामने लेंडर पब्लिक, लेंडर को क्या तकलीफ है? लेंडर को सेम चीज में तकलीफ है कि इंटरेस्ट रेट एक पॉइंट से नीचे गिर गया तो एवरीवन समझो उसका भी मैं सेम सिचुएशन लेता हूं। मार्केट में इंटरेस्ट रेट समझो 10% है और उसको डर है कि 9% से ज्यादा नीचे ना जाए, तो 9% पे क्या करेगा पब्लिक? 9% पे कौन सा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लेगा, बताओगे मेरे को? 9% पे क्या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है? ही विल गो फॉर इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन। So you can say he will go for long put और उसका कॉम्बो फ्लोर। इससे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के नीचे इंटरेस्ट रेट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन सर जब भी आप कोई लॉन्ग पोजीशन लेते हो तो आपको भरना पड़ता है प्रीमियम। अब सर वो प्रीमियम वैसे आपके एसेट का एक प्रोपोर्शन रहता है, बट सर इट्स अ बिग अमाउंट व्हेन द अंडरलाइंग एसेट इज $100 बिलियन। अंडरलाइंग एसेट इज $100 बिलियन, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो क्योंकि आप एक जगह पे प्रीमियम भर रहे हो, लेट अस डू वन मोर थिंग, जहां पे प्रीमियम ना भरना पड़े, या जो भर रहे हो उसके बदले कहीं से मिले भी। तो बोरोवर क्या करेगा सर? बोरोवर ऐसा कुछ करना चाहता है जहां पे उसने जो प्रीमियम भरा है ना, उसके सामने कहीं से प्रीमियम मिले भी। तो पब्लिक प्रीमियम कब मिलेगा? जब आपने लॉन्ग कैप किया है बोरोवर ने। प्रीमियम कब मिलेगा? जब आप लॉन्ग करते हो तब, या शॉर्ट करते हो तब? शॉर्ट। तो सर मैं साथ ही में लॉन्ग कैप के साथ में कुछ ऐसा भी कर दूंगा जिससे मैं प्रीमियम कमाऊं। क्या कर सकता हूं मैं? शॉर्ट में 2 पोजीशन है, शॉर्ट कैप भी कर सकते हो, शॉर्ट फ्लोर भी कर सकते हो, मतलब शॉर्ट कॉल भी कर सकते हो, शॉर्ट पुट भी कर सकते हो। सर अगर मैं शॉर्ट कैप कर दूं तो ये तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं कमाऊं प्रीमियम। तो मैं क्या करूंगा सर?
मैं एक स्ट्राइक रेट पे, समझो 9% के स्ट्राइक रेट पे मैं दूसरा पोजीशन क्या लूंगा, शॉर्ट फ्लोर कर डालूंगा। अब इससे सर मेरा जो लॉन्ग कैप में मैंने प्रीमियम भरा है, शॉर्ट फ्लोर से प्रीमियम मिलेगा, वो बात तो सही है, तो मेरा प्रीमियम का कॉस्ट थोड़ा कम हो गया। लेकिन सर इससे आपके पोजीशन में क्या हो गया, जरा ध्यान दो। आपका मैं पूछ रहा हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। अब समझो मार्केट में इंटरेस्ट रेट, मैडम कुछ भी बोलो, इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी पे, रेफरेंस रेट, कुछ भी आरबीआई ने कुछ भी कर दिया, या लाइबोर कुछ भी होगा, क्या कुछ भी बोलो। अगर मैडम ने बोला अगर इंटरेस्ट रेट 12% हो गया तो आपको चिंता था इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, कैप एक्सरसाइज होगा, यस, आपका इफेक्टिव कॉस्ट क्या रहेगा 11। लेकिन फ्लोर सामने वाला एक्सरसाइज करेगा क्या, लॉन्ग वाला नहीं, वो तो नीचे जाए तो एक्सरसाइज करे। आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहेगा 11 ही। दूसरा मैडम बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके मन में जो है वो 8%, 8% हो गया। मेरा बोरिंग कॉस्ट कितना रहता है मार्केट से 8%, लेकिन सर फ्लोर वाला एक्सेस करेगा तो आपको उसको 1% देना पड़ेगा क्योंकि आप शॉर्ट हो। तो आपका कॉस्ट कितना हो गया, अंडरलाइन में 8, फ्लोर वाले को 1% दिया, आपका कॉस्ट 9 ही रहेगा। कुछ समझा क्या, ना 11 से ऊपर जाएगा ना 9 से नीचे जाएगा। मेरा इफेक्टिव कॉस्ट 11 से ऊपर भी नहीं जाएगा, 11 से ऊपर जाएगा तो कैप बचाएगा, लेकिन सर 9 से कम भी नहीं होगा क्योंकि मैं शॉर्ट फ्लोर किया हूं। अब तीसरा केस, अहमद कुछ भी इंटरेस्ट रेट बोल, 10 रेंज के अंदर ही है, क्या एक्सरसाइज होगा, कैप या फ्लोर, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होगा। मेरा इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा 10 ही रहेगा। इससे क्या हो जाएगा पता है सर, इससे दुनिया किधर भी जाए मेरा बोरोइंग कॉस्ट है ना, ये रेंज में आके खड़ा हो जाएगा, 11 से 9 के रेंज में आके खड़ा हो जाएगा, ना 11 से ऊपर जाएगा ना 9 के नीचे। 11 से ऊपर गया तो कैप से पैसा मिलेगा, 9 के नीचे गया तो मेरे को सामने वाले को भरना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इससे सर, आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स का एक रेंज तैयार हो जाएगा। इस रेंज को अपन बोलते हैं कॉलर। सुने हो क्या ये नाम, इस रेंज को अपन क्या बोलते हैं, कॉलर। कॉलर मतलब बैंड। आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स एक बैंड में हो गया, एक रेंज में हो गया। सो क्या हो जाएगा सर, इससे ना एक पॉइंट से ऊपर जाएगा ना एक पॉइंट से नीचे। आपने तो पोजीशन क्यों लिया, लॉन्ग कैप क्यों किया, रिस्क बचाने के लिए, लेकिन शॉर्ट फ्लोर क्यों किया, प्रीमियम सेट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम कम करने के लिए। अब सर यही चीज लेंडर का सोचो, लेंडर ने लॉन्ग फ्लोर किया, रिस्क कि नीचे जाए तो पैसा मिले, लेकिन प्रीमियम भरेगा तो वो एक और चीज करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसको कोई तो स्ट्राइक रेट पे, समझ लो हायर स्ट्राइक रेट पे, कोई तो स्ट्राइक रेट पे क्या करेगा सर, वो उस स्ट्राइक रेट पे शॉर्ट करेगा। क्या शॉर्ट करेगा सर, क्या शॉर्ट करेगा, ऐसा कुछ शॉर्ट करेगा, ऐसा कुछ शॉर्ट करेगा कि उसका स्क्वायर ऑफ भी ना हो ये पोजीशन और प्रीमियम भी कमाए। मतलब सर वो शॉर्ट फ्लोर कर सकता है क्या, तो क्या करेगा, शॉर्ट फ्लोर कर सकता है क्या, नहीं, तो वो क्या करेगा सर, शॉर्ट कैप कर देगा। शॉर्ट कैप करके क्या होगा, लेंडर को क्या डर था, इंटरेस्ट रेट गिरने का। तो जो आप लोग ने मेरे को एग्जांपल बोला वही मैं एग्जांपल दोहराता हूं। सपोज इंटरेस्ट रेट 12% हो गया तो क्या, और 8% हो गया तो क्या। सर एज ए लेंडर मेरे को क्या चिंता था कि 9 के नीचे इंटरेस्ट रेट ना जाए, गया तो मेरे को मिनिमम कितना मिलेगा, 9 तो मिलेगा ही, क्योंकि नीचे गया तो फ्लोर एक्सेस हो जाएगा। लेकिन सर ऊपर गया तो 12% हो गया तो मेरे को 12 अंडरलाइन से मिलेगा, लेकिन 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 मेरे को कैप वाला एक्सेस करेगा ना लॉन्ग, मेरे को उसको 1% देना पड़ेगा। सर मेरे को, मैं मार्केट में जब लैंड करने जाऊंगा तो अब लाइबोर 12% हो गया, मेरे को 12 मिलेगा, लेकिन वो जो कैप जिसने लिया था वो लॉन्ग वाला था, मैं शॉर्ट वाला हूं, वो एक्सेस करेगा, उसको 1% मेरे को देना पड़ेगा। मेरा इफेक्टिवली मेरे हाथ में कितना आएगा, 11 ही आएगा। 11 से ऊपर जितना भी जाएगा मेरे को सामने वाले को देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा सर, एज ए लेंडर मेरे को मैक्सिमम कितना मिलेगा, मिनिमम कितना मिलेगा सर, मेरे को मैक्सिमम 11 मिलेगा और मिनिमम 9, ना 11 से ज्यादा ना 9 से कम। ऐसा करके मैंने रेंज तैयार कर लिया मेरे कॉस्ट ऑफ फंड्स का।
ऐसा क्यों किया मैंने? कॉस्ट कम करने के लिए. दिस इज कॉल्ड कॉलर. और अगर ऐसा हो गया कि आपने जितना लॉन्ग पे प्रीमियम भरा है, जितना लॉन्ग पे प्रीमियम भरा है उतना ही शॉर्ट पे प्रीमियम कमाया, तो नेट आपने कुछ भरा क्या प्रीमियम? नहीं ना. इट इज कॉल्ड जीरो कॉस्ट कॉलर. द मोस्ट आस्क्ड थियरी फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, जीरो कॉस्ट कॉलर. अब क्या है ये कॉलर वो समझाने में जा रहा हूं. लेकिन क्या आपको एक चीज समझा कॉलर का थीम? दो चीज, एक भी नहीं दो. एक तो क्या आपका कॉस्ट ऑफ फंड क्या हो जाएगा? रेंज में. कॉलर का मतलब ये बैंड, रेंज में, ना रेंज के ऊपर ना रेंज के नीचे. और दूसरा अगर प्रीमियम सेट ऑफ हो गया तो सेट, चलो कम हो गया तो ठीक है. अगर एग्जैक्टली सेट ऑफ हो गया तो इट्स अ जीरो कॉस्ट कॉलर. एवरीवन जरा ध्यान दो यहां पे. इंटरेस्ट रेट कॉलर, सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. क्या? कैप एंड फ्लोर. मतलब सर एक में आपका लॉन्ग पोजीशन रहेगा, दूसरे में शॉर्ट. एवरीवन इन द क्लास, whereby the option holder is long in one position and short in another. Public, a bank with floating rate liability. सर बैंक विथ फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी, जिसने डिपॉजिट लिया है मार्केट से, उसको क्या चिंता है? उसको क्या डर है सर? इधर उसको बैंक विथ फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी, उसने मार्केट से लोन लिया हुआ है, बैंक का लायबिलिटी डिपॉजिट. डिपॉजिटर की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक की बात कर रहा हूं. बैंक को क्या टेंशन है? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सर वो क्या पोजीशन लेता है? वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए ऐसा क्या पोजीशन है? लॉन्ग कैप तो करेगा ही हेजिंग के लिए, लेकिन साथ में अभी ऐसा कुछ करे कि प्रीमियम भी कमाए. क्या? शॉर्ट फ्लोर भी करे. सर लॉन्ग कॉल वाले का एक्सपेक्टेशन क्या था? बुलिश बेरिश में बात करो. लॉन्ग कॉल वाले का बुलिश, शॉर्ट पुट वाले का बुलिश, लॉन्ग कैप वाले का बुलिश, शॉर्ट पुट या शॉर्ट फ्लोर वाले का भी बुलिश. लॉन्ग फ्लोर वाले का एक्सपेक्टेशन, लॉन्ग फ्लोर मतलब पुट, बेरिश. ऐसा और किसका एक्सपेक्टेशन था? शॉर्ट कॉल या शॉर्ट कैप, दोनों सेम पोजीशन लिया है. समझे क्या? मेरा बुलिश ही पोजीशन है दोनों, लेकिन एक पोजीशन क्यों है सर? एक पोजीशन हेजिंग के लिए, दूसरा प्रीमियम कम करने के लिए. क्या? वो बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल अ बैंक विद फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी इज कंसर्न विद द राइज इन इंटरेस्ट रेट. एवरीवन, सो वो क्या करेगा? देयरफॉर इट विल फॉर्म ऑफ कॉलर. कैसे बनाएगा कॉलर? बाय सर बीइंग लॉन्ग इन कैप एंड शॉर्ट इन फ्लोर. लॉन्ग इन कैप करके उसका कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, लेकिन शॉर्ट इन फ्लोर करके प्रीमियम से पैसा मिलेगा. On the other hand, bank with a huge floating rate asset is concerned with a fall in interest rate and therefore will form a collar by long in floor and short in cap. सर आप लॉन्ग तो कर ही रहे थे हेजिंग के लिए, लेकिन अभी शॉर्ट कर रहे हो कॉस्ट कम करने के लिए. Here the long position is taken to hedge the risk, while the short position is taken to cover the cost of premium to be paid under the long position. समझा क्या पब्लिक? लॉन्ग पोजीशन क्यों लेते हो आप? कि उससे कम ज्यादा ना हो कॉस्ट. और शॉर्ट क्यों कर रहे हो? प्रीमियम कमाने के लिए. और अगर क्या, इफ द प्रीमियम पेड ऑन लॉन्ग पोजीशन एंड रिसीव्ड ऑन शॉर्ट पोजीशन आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज जीरो कॉस्ट कॉलर. यर कॉलर क्यों बोलते हैं इसको? यर कॉलर फॉर्म्स अ बैंड और रेंज ऑन द ओवरऑल पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग सम सर्टेनिटी टू द bank by forming a range of cost of funds. Everyone, वहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिखा है. Ideally OTM options are chosen for caller so that cost and sensitivity are low. मतलब क्या सर? सर ऑप्शन में याद है ST greater than X, ST less than X और ST equal to X. कॉल और पुट ऑप्शन में कौन सा इन द मनी होगा? कौन सा इन द मनी होगा? कॉल में ST ग्रेटर देन X वाला. तो अगर मैं आपको बोलूं प्रीमियम है 8 रुपए, 9 रुपए और 10 रुपए, सर सबसे ज्यादा डिमांड किसका रहेगा? इन द मनी वाले का या आउट ऑफ द मनी वाले का? इन द मनी. तो प्रीमियम भी सबसे ज्यादा इन द मनी वाले का रहेगा. तो कॉल में 10 रुपए प्रीमियम किसका रहेगा? पहले वाले का, ST ग्रेटर देन X वाले का.
वो इन द मनी है, और आउट ऑफ द मनी का सबसे कम रहेगा। पुट में इन द मनी कौन है? एस टी लेस देन एक्स, सॉरी मैंने मिस्टेक किया वहां पे, हाँ एस टी लेस देन एक्स और एस टी इक्वल्स टू एक्स। तो पुट में सर, पुट में इन द मनी कौन रहेगा? एस टी लेस देन एक्स, उसका प्रीमियम सबसे ज्यादा रहेगा, और सबसे कम आउट ऑफ द मनी, एट द मनी का समवेयर बिटवीन बोथ। पब्लिक आप करते हो लॉन्ग कैप, लॉन्ग कैप। सर लॉन्ग कैप में आउट ऑफ द मनी कौन है? कॉल में आउट ऑफ द मनी वाले का प्रीमियम कितना है? 8 रुपए। और सामने आप क्या करते हो? शॉर्ट पुट, वो भी आउट ऑफ द मनी वाले का प्रीमियम कितना है? देखो 8। सर समझा क्या कुछ? क्या बोला मैंने? आइडियली ओटीएम ऑप्शन आर चोजन, उससे क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट तो कम हो ही रहा है, लेकिन सेंसिटिविटी मतलब चेंज ज्यादा नहीं होगा। ओटीएम है ना, ओटीएम ज्यादा चेंज नहीं होता, आईटीएम बहुत वल्नरेबल रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत डिमांड सप्लाई रहता है। ओटीएम सर उसमें कुछ फायदा नहीं है, आईटीएम में ज्यादा फायदा है, इसके लिए पब्लिक आईटीएम ज्यादा ट्रेड करता है। सो सर उसमें चेंज तो कम होगा, वो बात तो बराबर है, लेकिन ओटीएम ऑप्शन देख रहे हो, मैं लॉन्ग कैप करूं या शॉर्ट फ्लोर करूं तो क्या हो जाएगा सर? मेरा जीरो कॉस्ट कॉलर में निकल सकता है। अब जो मैंने ये आपको बताया इंटरेस्ट रेट पे, सर ये जो मैंने इंटरेस्ट रेट पे बताया ना, अभी ये जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया, ये आप दुनिया के कोई भी एसेट पे कर सकते हो, कोई भी एसेट पे। मैं आपको वो भी बताऊंगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी ये कर सकता है, स्टॉक इन्वेस्टर भी ये कॉलर मार सकता है बिना खर्चे का। वो अपन देखेंगे आफ्टर वी डू इंटरेस्ट रेट कॉलर पे सम। सो अब सर जो बंदा जिसको बोरोवर है उसको डर क्या था? इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। तो अब तक वो क्या पोजीशन लेता था? सिर्फ एक, क्या? लॉन्ग कॉल। लेकिन अब लॉन्ग कॉल तो लेगा ही हेजिंग के लिए, लेकिन साथ में शॉर्ट पुट भी करेगा ताकि उसका प्रीमियम का कॉस्ट कम हो जाए। जो बंदे को इंटरेस्ट रेट गिरने का डर था, पूरा क्लास बताओ, वो क्या पोजीशन लेता था? लॉन्ग पुट या फ्लोर। अभी साथ में एक और लेगा, क्या? शॉर्ट कैप करेगा या शॉर्ट कॉल करेगा। क्यों? प्रीमियम कमाने के। लेकिन ऐसा करते उसका कॉस्ट ऑफ फंड रेंज में आ जाएगा। सो एवरीवन इन द क्लास कम टू दिस क्वेश्चन। अब जरा क्वेश्चन में अच्छे से देखना। A bank has a portfolio of $90 million notional principal, where the payments are received based on LIBOR plus 320 basis point. सर उसको मिलने वाला अमाउंट, मतलब बैंक कौन है? बैंक को सामने से पैसा मिलने वाला। बैंक लेंडर है या बोरोवर है? पब्लिक लेंडर है। क्या डर है उसको? इंटरेस्ट रेट गिरने का। तो क्या पोजीशन लेता है वो? एक पोजीशन लॉन्ग पुट या फ्लोर। और अभी कॉलर मार रहा हो तो साथ में क्या करूंगा? शॉर्ट कैप करूंगा। सर एवरीवन जरा अच्छे से देखना, इधर ही आपका सम हो जाएगा अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे सब। तो पब्लिक मैं लॉन्ग क्या करूंगा? एक रेट के नीचे ना जाए उसके लिए मैं करूंगा लॉन्ग 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 फ्लोर, और एक रेट के ऊपर लॉन्ग नहीं, क्या करूंगा मैं? शॉर्ट कैप कर डालूंगा ताकि मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स वो रेंज में हो जाए। अभी क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन। द बैंक फाइंड्स एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन विद अ फ्लोर रेट ऑफ 3.7। सर फ्लोर रेट कितना है? 3.7 एंड अ कैप रेट ऑफ वो 51 दिख रहा है, वो 5.1 कर डालो ना, 5.1%। Today is 1st July and the next payment dates are 1st October, Jan, July next year. Current LIBOR 4.5%. Explain the position and calculate the payoff under call, cap and collar along with the effective rate of interest. Okay sir, बैंक को मिलने वाला कितना था पता है? LIBOR plus 320 basis point, जहां पे उसने लेंड किया था। Everyone in the class. अब सर जरा यही चीज ध्यान दो इधर। पोजीशन अपने को लिखना पड़ेगा। कौन है अपन? पोजीशन लेंडर है। तो सर लेंडर क्या पोजीशन लेगा? वो इंस्टीट्यूट मेरे पे शायद छोड़ सकता है। क्या करेगा? लेंडर फ्लोर लॉन्ग करेगा और कैप शॉर्ट करेगा। रेंज दिख रहा है क्या सर? फ्लोर
फ्लोर फ्लोर मैं इधर वापस लिखता हूं, वो फ्लोर लॉन्ग करेगा एवरीवन, ताकि उस रेट के नीचे ना जाए, और कैप शॉर्ट करेगा। तो क्या रेट पे फ्लोर लॉन्ग करेगा, क्या रेट पे फ्लोर लॉन्ग करेगा, वो करेगा लॉन्ग एट द रेट ऑफ 3.7% और कैप शॉर्ट करेगा एट द रेट ऑफ 5.1%। सर आपका आंसर इधर ही आ गया है, ना रेट 5.1 के ऊपर जाएगा ना 3.7 के नीचे जाएगा। 5.1 पे अपन ने क्या किए, शॉर्ट कैप और इधर लॉन्ग फ्लोर। सो आपका इफेक्टिव रेट क्या रहेगा पता है, 5.1 और 3.7 के बीच में, प्लस क्या है लाइबोर प्लस 3.2। तो सर प्लस 3.2 अगर मैं ऐड कर दूं दोनों में, तो दोनों में प्लस 3.2 कर दो सर, 3.2 दिस विल बी 8.3 एंड दिस विल बी प्लस 3.2 मतलब 6.9। सर आपका इफेक्टिव रेट है ना, ये दोनों के बीच में हो जाएगा, ये रेंज में ही रहेगा, इसी को कॉलर बोलते हैं। दुनिया ऊपर से नीचे जाने दो अभी। सो क्या हो जाएगा सर, अभी 1 अक्टूबर को क्या रेट एप्लीकेबल रहेगा, पूरा क्लास 4.5। जरा डायग्राम देखो, रेंज के अंदर है या बाहर है, डायग्राम देखो, रेंज के अंदर है या बाहर है, अंदर है एवरीवन, इधर क्लास में बैठे हुए सब जन अंदर है। कॉल एक्सरसाइज होगा क्या, कॉल तो ऊपर जाए तो एक्सरसाइज होता है, पुट एक्सरसाइज होगा क्या, नहीं। तो सर रेंज के अंदर इसीलिए है क्योंकि ना कॉल होगा ना पुट, रेंज टूटेगा तो दोनों में से एक एक्सरसाइज होगा, रेंज टूटा ना तो दोनों में से एक एक्सरसाइज होगा। आउटकम क्या है, रेंज में आना चाहिए, रेंज टूटा तो दोनों में से एक बचाएगा। तो इफेक्टिव कॉस्ट क्या रहेगा, 4.5 प्लस 3.2, 4.5 प्लस 3.2 कितना होता है सर, 7.7। जरा देखो ये पहले वाले का, पहले वाले का आंसर दिख रहा है क्या, 7.7 इफेक्टिव रेट पूरा क्लास। तो पूरा क्लास कोशिश करेगा 1 जनवरी को रेट क्या लगेगा, 6%। 6% सर, 6% रेंज में है, रेंज के बाहर जा रहा है, रेंज के बाहर जाएगा तो आपको रेंज तक ही मिलेगा कितना, 5.1 प्लस 3.2 दैट इज, पूरा क्लास बताएगा कितना, 8.3। जरा देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो 8.3 एवरीवन इन द क्लास। तो पूरा क्लास ट्राई करेगा, मेरे को 1 अप्रैल का क्या रेट लगेगा सर, 4, रेंज के अंदर है या बाहर, पूरा क्लास सोचो, 4% रेंज के अंदर है या बाहर है, अंदर है, तो ना कॉल एक्सरसाइज होगा ना पुट होगा, ना कॉल ना पुट। तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट क्या रहेगा, 4 प्लस 3.2 दैट इज 7.2, रेंज के अंदर ही रहेगा ना, 4 प्लस 3.2, 3.2 तो स्प्रेड है, वो तो मिलने ही वाला है, समझा क्या अहमद। तो जरा कोशिश करोगे क्या पब्लिक, 1 जुलाई का आप बताओ रेंज के अंदर या बाहर, रेंज के बाहर, तो मिनिमम कितना मिलेगा, 3.7 प्लस 3.2 दैट इज 6.9। दिख रहा है क्या पब्लिक, समझा क्या। जब जब रेंज के अंदर रहेगा ना तो ना कॉल एक्सरसाइज होगा ना पुट, और रेंज टूटा तो या तो कॉल या तो पुट एक्सरसाइज होगा, घूम फिर के आपका इफेक्टिव रेट इसके अंदर ही रहेगा। और सर इधर प्रीमियम कहीं पे कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि इट्स अ जीरो कॉस्ट कॉलर, उन्होंने प्रीमियम का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया, क्यों, इट्स अ जीरो कॉस्ट कॉलर। समझा क्या पूरे क्लास को सिस्टम कॉलर का एवरीवन। सर अभी ये कॉलर है ना, कॉलर मैं आगे बढ़ू नहीं, पहले बता देता हूं, चलो ये सम करा देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि आप अपने एग्जाम में और अपने रिजल्ट में भी कॉलर यूज कर सकते हो, अपने मार्क्स में भी कॉलर यूज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे वही बताऊंगा। चलो अब ये एक सम है जो आपके, सुनो मेरी बात अच्छे से, ये 4th सम है जो इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट कॉलर। ये एक सम पास पेपर में आया हुआ है, सो विल डू दैट। पूरा क्लास ध्यान देना, और आपको मेरे को क्या बताने का पता है, इफेक्टिव रेट क्या रेंज में होगा। XYZ INC issues a £10 million floating rate loan
ऑन जुलाई 1st 2013 विथ रीसेटिंग ऑफ कूपन एवरी 6 मंथ्स इक्वल टू लाइबोर प्लस 50 बेसिस, मतलब आपका इफेक्टिव कॉस्ट जो भी रहेगा लाइबोर प्लस 0.5. XYZ is interested in a collar strategy by selling a floor and buying a cap. सर इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या बोला वो, बाय सेलिंग अ फ्लोर, मतलब उसने क्या किया, फ्लोर बेचा है. तो सर उसने ये रेट पे फ्लोर बेचा है, मतलब मैं बोल सकता हूं उसने शॉर्ट फ्लोर किया हुआ है, शॉर्ट फ्लोर. और सर उसने कैप लॉन्ग किया हुआ रहेगा. फिर सर वो बंदा क्या है XYZ, वो कैप बाय किया है, वो बोरोअर है या लेंडर है? पब्लिक बोरोअर है लेंडर है? बोरोअर है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए तो उसने कैप लॉन्ग किया हुआ है. ये इंस्टीट्यूट बोले नहीं बोले, मेरे को पता चल गया. समझा क्या? अब आगे क्या बोला है, बाइज अ 3 ईयर कैप एंड, सर सुनो अभी उन्होंने भी वो बोला है, बाइज अ 3 ईयर कैप एंड सेल्स 3 ईयर फ्लोर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स. नोशनल प्रिंसिपल 10 मिलियन पाउंड दिया है, रेफरेंस रेट 6 मंथ लाइबोर, स्ट्राइक रेट में लिखने जा रहा हूं, फ्लोर का 4%, कैप का 60%. आंसर डन. क्या 4.5 स्प्रेड, 4.5 से सर नीचे नहीं, 7.5 से ऊपर नहीं. इतना तो क्लियर है. अब ये जब इंस्टीट्यूट ने पूछा था तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा था वहां पे, वो मैं बता देता हूं क्या है. पूरे क्लास को समझाइए एवरीवन. सिंस द प्रीमियम पेड ऑन कैप एंड प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फ्लोर, ये क्या बताया उन्होंने स्ट्रिक मार्क, उन्होंने बताया प्रीमियम 0. क्यों? क्योंकि दोनों प्रीमियम सेट ऑफ हो गया. मतलब क्या है सर, ये जीरो कॉस्ट कॉलर है. यूज द फॉलोइंग डेट, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन सर इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच रीसेट डेट एंड द एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब आपको क्या करना पता है, हर डेट पे इफेक्टिव रेट निकालना है, कितना इफेक्टिव अमाउंट निकालना पड़ेगा हर डेट पे, और वो जो टोटल होता है वो कितना हो रहा है, एवरेज कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा. एवरेज रेट मतलब कितने सर, जितने भी दिन का है ना ये वो. अब सर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या किया पता उन्होंने ये वर्ड दिया, देखो रीसेट डेट. इससे क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब में सिर्फ डेट था ना, इधर बोला है रीसेट डेट, कुछ फर्क पड़ता है क्या इससे? हाँ बराबर बोला, क्रॉस नहीं करने का. मतलब ये जो 6% है वो उसी दिन का है, बस ये गुगली था सब में. सिर्फ डेट लिखा रहता तो मैं क्या बोलता, ये नेक्स्ट वाले पे करता, बट उन्होंने क्या बोला, रीसेट डेट. हाईलाइट करोगे आप भी क्वेश्चन में उसको. वो पेमेंट डेट है बेसिकली, रीसेट डेट मतलब वो पेमेंट वाला डेट है. हाँ तो सर मैं ये बता देता हूं आपको, जो आप है ना सुन लेना, आप अभी जैसे मैं सम डिस्क्राइब करूंगा ना, आप हेडर लिखोगे जो मैं अभी बता रहा हूं, और उसमें अमाउंट लिखना है, क्योंकि कुछ डिस्कवर करना है अपने को. इसके लिए मैंने क्या लिखा है जरा देखो. उन्होंने जितने रीसेट डेट दिए सब रीसेट डेट डाल दिया, उस दिन का उन्होंने मेरे को लाइबोर दिया हुआ है वो सब लाइबोर डाल दिया मैंने. लेकिन फिर मैंने डेज भी कैलकुलेट किए और 2 ऑप्शन मारा ना. आपने कैप क्या किया हुआ है सर, आपने कैप क्या किया हुआ है, उन्होंने बोला कैप लॉन्ग किया हुआ है. आपने देखो कैप यहां पे लॉन्ग किया हुआ है, तो कैप से पैसा मिलेगा. कैप लॉन्ग किया है मैंने, ऑप्शन में कैप लॉन्ग किया है, तो जब भी एक्सरसाइज होगा ऑप्शन से पैसा मिलेगा. दूंगा तो दूं नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो 0. लेकिन फ्लोर में या तो 0 या तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं शॉर्ट पोजीशन हूं. तो सर मैंने उधर टेबल में हेडिंग क्या लिखा है देखो, कैप से मिनिमम पैसा मिलेगा, तो मैंने क्या लिखा है, कैप रिसीट, लेकिन फ्लोर पेमेंट. अब आप लेंडर थे या बोरोअर थे सब में? बोरोअर थे ना, तो सर आप जहां से एक्चुअली में लोन लिया उधर पे करना पड़ेगा, उधर पे करोगे, फ्लोर में भी पे करोगे, लेकिन कैप से मिलेगा तो वो मैं माइनस करूंगा. ऐसा आप हर डेट का लास्ट डेट तक निकालोगे, लेकिन उसमें डेज, ये जो मैंने डेज लिया है ना, डेज 6 महीने का है. मतलब सर 6 महीने का है, मतलब पहला जो मैं 31/12/2013 को पे कर रहा हूं, वो कब से कब का पे कर रहा हूं,
वो सर देखो रो 6 महीने का डेट है, मतलब सर शायद मैं 1 जुलाई से लेके 31/12/2013 तक का पे कर रहा हूं। तो सर जुलाई के गिनो कितना दिन, डालो कैल्शियम है 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, कितना दिन बनता है 184। तो सर बाकी का दिन 181, 184, 181, 184 और 180 एक लीप ईयर आ जाता है बीच में, तो वो 181 का 182 हो जाएगा। लेकिन आप फिलहाल 181 से ही करो, मैं लीप ईयर का क्या लफड़ा है बताता हूं। सो मैंने क्या किया यहाँ पे जरा देखो, डेज 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 लिया है, दिख रहा है सब पब्लिक। तो आपको लाइबोर पे डेज लेना है सर ये सब, और उस पे कैप या फ्लोर दोनों में से जो एक्सरसाइज होगा वो बताना है। लेकिन सर आपको ही पता है कब कब एक्सरसाइज होगा, कब कब एक्सरसाइज होगा। उसके लिए मैं वापस इधर से ड्रॉ करता हूं, जब रेंज के बाहर जाएगा। सर अपना रेंज क्या है, आपने क्या स्ट्राइक रेट पे सर उन्होंने अपन ने लिया हुआ है क्या सर, क्या 4 पे शॉर्ट फ्लोर किया है और 7 पे लॉन्ग कैप किया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 4 पे और 7 पे। 4 पे क्या किया हुआ है सर, 4 पे शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट फ्लोर किया हुआ है, और 7 पे लॉन्ग कैप किया हुआ है। सर तो आपको आपका रेंज पता चल गया क्या, 7 से 4। सर 7 से 4 के अंदर रहेगा तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या, नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन का पे ऑफ का बोलूं, कैप या फ्लोर का, 7 से 4 के अंदर, पहला वाला 7 से 4 के अंदर है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। इफेक्टिव रेट अमाउंट निकालने का, इफेक्टिव अमाउंट क्या रहेगा 6 + 0.5, स्प्रेड है ना 0.5 लाइबोर प्लस कितने पे जो उन्होंने बोला नोशनल प्रिंसिपल कितना है सर, नोशनल प्रिंसिपल 10 मिलियन फॉर कितना दिन 184 डेज, जो आपने पहला निकाला रहेगा ना डेज उस पे। सो आपका स्प्रेड क्या है लाइबोर प्लस 0.5%, और नोशनल प्रिंसिपल कितना है, डॉलर नहीं पाउंड है ना, पाउंड 10 मिलियन। पब्लिक दूसरा वाला देखो रेंज के अंदर है या बाहर, 60%, रेंज के अंदर ही है। कॉल एक्सरसाइज होगा या पुट, दो भी नहीं, 5% दोनों भी एक्सरसाइज नहीं होगा। 3.75 रेंज के नीचे का क्या एक्सरसाइज होगा, फ्लोर एक्सरसाइज होगा। 3.25 नीचे का है रेंज के, फ्लोर एक्सरसाइज होगा। और 4.25 रेंज के अंदर है, ना कैप ना फ्लोर। समझा क्या पब्लिक, जरा देखो, सिर्फ 2 बार एक्सरसाइज होगा, वो भी फ्लोर, कैप तो एक्सरसाइज हो ही नहीं रहा है। उस पर आप अमाउंट निकालोगे, और वो जो इफेक्टिव अमाउंट आएगा ना ये सर टोटल एवरी डेट का, वो इफेक्टिव अमाउंट $10 मिलियन पे, उसको अपन एनुअलाइज करेंगे कितने दिन के लिए, जो ये टोटल डेज होते हैं। टोटल डेज कितना हो रहा है 1095, और एनुअलाइज करेंगे तो अपने को ये रेट आएगा। अब आप वहां पे कोशिश करना, लेकिन सर इसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा चीज बता देता हूं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपने बुक में ना इधर 182 डेज लिया हुआ है, क्योंकि वो लीप ईयर है। वो बात उनका बराबर है, 182 डेज लिया हुआ है, लेकिन एनुअलाइज करते वक्त 365 लिया हुआ है। सो अगर लीप ईयर हो तो 365 थोड़ी ना हो, तो 366 होना चाहिए। तो वो इंस्टीट्यूट का माइनर गुफअप है। तो मैं स्टूडेंट को क्या बोलता हूं, 181 पे ही लो, ताकि इधर 365 पे ले सको। 181 पे ही लो, ताकि इधर 365 पे ले सको। वरना सर आप उधर 182 लेते तो इधर एनुअलाइज 365 पे करना सही नहीं रहता। समझा क्या एवरीवन? सो इसीलिए इवन तो आपके उस इंस्टीट्यूट के बुक में वहां पे 182 पे लिया, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, उधर 182 पे, एनुअलाइज में 365 पे। सो दे शुड हैव फॉलोड कंसिस्टेंसी। या तो दोनों पे करता, या तो 181 पे ही लेने का, लीप ईयर को इग्नोर करके। वो एक माइनर चेंज मैं स्टूडेंट से करवाता हूं कि वो उतना करने का, तो उनका यहाँ पे 1096 डेज है और कुछ नहीं, उसकी वजह से माइनर फर्क पड़ता है, लेकिन इफेक्टिव रेट है। करना क्या है सब में पता चला क्या पब्लिक एवरीवन? दिस इज इंस्टीट्यूट का पास पेपर का वन एंड ओनली आस्क सम ऑफ कॉलर। सर यहाँ पे देखो मैंने रीसेट डेट पे लाइबोर और डेज निकाला है। डेज मेरे को सुन लो, आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। डेज आपको ढूंढना पड़ेगा कितना दिन होता है,
उस पे कैप या फ्लोर पे आउटफ्लो इनफ्लो कितना होता है वो देखना पड़ेगा। सर दोनों में से सुनो, दोनों में से या तो एक एक्सरसाइज होगा या तो दोनों भी एक्सरसाइज नहीं होगा। दोनों में से कैप और फ्लोर में से एक ही एक्सरसाइज होगा या दोनों एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि रेंज टूटेगा तो ऊपर या नीचे, या तो रेंज के अंदर रहेगा। आपका इफेक्टिव कॉस्ट क्या रहेगा सर? एक्चुअली में जो आप पे कर रहे हो वो प्लस फ्लोर में भी आप पे करोगे, लेकिन कैप से जो मिलेगा वो कैप से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो दोनों हर बार ऐड ही होगा। वो आप एन्युअलाइज करना है आपको एवरीवन। सो आपको चाहिए तो क्या करो, पहले मैं ये नहीं बोल रहा सब कैलकुलेट करो, डायग्राम बनाओ और हर एक टाइम पे कैश फ्लो देखो कितना हो रहा है, उसको एम प्लस में डालते जाओ। ये जो कैश फ्लो हो रहा है ना सर कैप फ्लोर का, वो कैलकुलेट करो, एम प्लस में डालते जाओ और आपका एमआरसी ये आना चाहिए। ट्राई डूइंग दैट एवरीवन इन योर बुक्स। डायग्राम बनाओ जरा, वो दैट विल बी मच इजियर। आपको पता चल जाएगा सर ये देखो यहाँ पे डायग्राम जो मैंने बनाया हो, उससे क्या पता चल जाएगा मेरे को, मेरा इफेक्टिव कॉस्ट क्या रहेगा, 7 और 4 के बीच में ही रहेगा, 7.5 और 4.5, इससे ज्यादा जाने नहीं वाला। ये सब में हालांकि अपने को पर एवरी टाइम पे इफेक्टिव कॉस्ट नहीं बोला ढूंढने को, ओवरऑल इफेक्टिव कॉस्ट बोला ढूंढने को, जो अपन ने लास्ट में निकाला हुआ। दैट्स द ओनली ट्विस्ट इन द सम अपार्ट फ्रॉम दैट रीसेट डेट। ट्राई डूइंग दैट एवरीवन। जरा कैलकुलेट करो पब्लिक वहां पे। जैसे मैडम ने क्वेश्चन पूछा, मैं वो रिपीट करो यहाँ पे, वो कंफ्यूजन होना जायज है कि इश्यूज अ लोन, इश्यूज अ लोन। सर अगर बैंक लोन इश्यू करता है तो बैंक के लिए इट्स अ एसेट, मार्केट में लोन दिया, लेकिन कंपनी लोन इश्यू कर रहा है तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो यहां पे अगर बोला रहता बैंक इश्यूज अ लोन, तो बैंक को डर क्या रहता, इंटरेस्ट रेट गिरने का, तो पोजीशन अलग रहता, तो वो लेंडर रहता। लेकिन कंपनी इश्यूज अ लोन, तो कंपनी क्या बन गया, बोरोवर, तो उसको इश्यू अलग है। समझा क्या? इसीलिए वो आईएनसी लिखना जरूरी था उनका। ये सब में वो इश्यू फिर भी क्यों नहीं है पता है? क्योंकि उन्होंने खुद ने दे दिया है क्या, फॉलोज इंटरेस्टेड इन स्ट्रेटेजी ऑफ सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप। तो यहां पे कंपनी ने इश्यू किया है तो कंपनी इज अ बोरोवर, और फिर भी उन्होंने तसल्ली के लिए वहां पे स्ट्रेटेजी दे दिया। सो अ कंपनी कैन नॉट इश्यू लोन, लाइक एडवांसेस नहीं कर सकता वो उसका बिजनेस नहीं है, वो बैंक या एनबीएफसी कर सकता है। आइडियली आपको टाइम मिले तो ये एक सम मैन्युअली करने का आउटकम वही आएगा, बट मैन्युअली करने का वन सम। एवरीवन करो करो। ये किया आपने इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस। कॉल का कॉम्बो कैप, पुट का कॉम्बो फ्लोर, और वो कैप और फ्लोर का कॉम्बो बना रहे हो आप ताकि आपका रेंज में आ जाए, बैंड में आ जाए, दैट इज कॉलर। और उसमें भी अगर दोनों का प्रीमियम एक दूसरे को सेट ऑफ हो जाए तो दैट्स अ जीरो कॉस्ट कॉलर। ओके, अब सेम चीज विल डू इन फॉरवर्ड। नाउ व्हाट्स द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ ऑप्शन एंड फॉरवर्ड? अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो सर ऑप्शन में आपके फेवर में आए तो पैसा मिलेगा, लेकिन नहीं आए तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। लेकिन फॉरवर्ड में टू वे पे ऑफ है, अनलाइक ऑप्शन जिसमें नॉन लीनियर पे ऑफ है। फॉरवर्ड में ऊपर जाए तो शायद मिले बोरोवर को, लेकिन नीचे जाए तो देना भी पड़े। एवरीवन, नाउ बिफोर आई डू दिस थिंग, जो आपने ऑप्शन में किया ना सर, ये मैं इसको जरा वापस रीट्रेट करता हूं इंटरेस्टेड कॉलर में। पब्लिक ये जो मैंने आपको दिया ना, ये यहां पे जो रेट्स वगैरह दिए, बोरोवर को इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर था ना सर। अभी बोरोवर के बदले ना मैं कुछ और लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। मैं लिखता हूं आज डॉलर का रेट समझो 70 रुपीज है। कोई तो भी ऐसा बंदा है जिसको डॉलर का रेट बढ़ जाए उसका चिंता है इंडिया में। कोई तो अभी इंडियन के एंगल से सोचो, इंडिया में कौन सा ऐसा बंदा है जिसको डॉलर का रेट बढ़ जाए तो चिंता है? इंपोर्टर। तो मैं इसको बोरोवर के बदले डाल दूंगा क्या, इंपोर्टर। सर उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है,
इसके बदले भी मैं क्या बोलूंगा, उसको करेंसी का रेट बढ़ने का डर है, तो वो ऐसा ऑप्शन ले कि उससे ज्यादा हो तो ऑप्शन से पैसा मिले, तो वो लॉन्ग कैप कर देगा 71 पे। लेकिन सर उस पर प्रीमियम भरना पड़े, जो आपने सब में देखा था फॉरेक्स के ऑप्शन में, तो वो क्या कर सकता है, शॉर्ट फ्लोर भी कर सकता है, समझो 69 पे। क्या हो जाएगा सर ऐसा करके, उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स, उसका करेंसी का एक्सपोजर विल बी इन द रेंज विदाउट पेइंग एनीथिंग। और ऐसा वो किसके साथ कर सकता है, ऐसा बैंक है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर, उसको किसके साथ जुड़ा सकता है, उसको जुड़ा सकता है सामने किसके साथ, एक्सपोर्टर के साथ। और एक्सपोर्टर को क्या बोलेगा, एक्सपोर्टर को सुनना अच्छे से, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर कितने शाणे होते हैं। वो क्या बोलते हैं, अरे सर आपको पता है क्या, आरबीआई का कोई पॉलिसी आने वाला है, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर नीचे जाएगा। तो आप डर जाते हो, मेरा बोरिंग का रेट आउटफ्लो बढ़ जाएगा या लेंडिंग का इनफ्लो कम हो जाएगा। वैसे वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को डरा सकते हैं, सर आरबीआई का पॉलिसी आ रहा है, रेट बढ़ेगा, और आपको पता है सर रेट बढ़ता है तो करेंसी का वैल्यू कम होता है, तो करेंसी का वैल्यू कम होता है या फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है। अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़े तो रुपी का इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो आपको आईआरपी और पीपीपी से पता है, डॉलर रुपी का वैल्यू कम हो जाएगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, इंपोर्टर को टेंशन, वाइस वर्सा एक्सपोर्टर को टेंशन अगर गिरे तो। सो सर मैं एक्सपोर्टर के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं, सर आपको पता है क्या, अगर 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 इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो रुपये अप्रिशिएट होगा, डॉलर गिर जाएगा, सर आपको एक्सपोर्ट पे कम आएगा। तो बोलेगा दोस्त तो मैं क्या करूं, मतलब सर अपन एक काम करते, अपन है ना लॉन्ग फ्लोर कर लेते 69 पे, आप मेरे पास आओ, मैं लॉन्ग फ्लोर कर देता हूं आपका, ताकि 69 के नीचे जाए तो आपको मिनिमम 69 मिले। तो बोलेगा दोस्त लेकिन उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो उनका सर टेंशन मत लो, मैं आपका प्रीमियम का भी जुगाड़ कर देता हूं, सामने आप क्या करो, बस शॉर्ट कैप कर दो 71 पे, ताकि आपका प्रीमियम का मैं जुगाड़ कर दूंगा। वो बोलेगा अरे मैं शॉर्ट कैप करूंगा तो तू ढूंढेगा कैसे कोई लॉन्ग वाले को। मैं बोला सर टेंशन मत लो, मैं ढूंढ लूंगा। किधर ढूंढूंगा, इधर इंपोर्टर को पकड़ूंगा। तो सर इसका जो शॉर्ट कैप है, इसका जो शॉर्ट कैप है किसको दे रहा हूं, इसी को दे रहा हूं। ये जो लॉन्ग कैप क्या है, किसके सामने क्या है, इसके सामने है। इसे शॉर्ट फ्लोर क्या है, किसके सामने, लॉन्ग फ्लोर के सामने है। सर दोनों को भिड़ा दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों का काम हो गया। क्या हो गया दोनों का काम, करेंसी का रेट किधर भी जाए, दोनों का कॉस्ट ऑफ फंड्स ये रेंज में ही रहेगा, दोनों का एक्सपोजर ये रेंज में ही रहेगा, और दोनों को प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ा। क्यों, जो लॉन्ग कर रहा था सामने वाला ही शॉर्ट कर रहा था, ये शॉर्ट कर रहा था तो सामने वाला लॉन्ग कर रहा था, दोनों का काम बन गया। दोनों का मैं बोलूंगा सर मैं ऐसा क्रिएट करा ना आपको फ्री में ऑप्शन, आप मेरे को 1-1% फी दो, आप मेरे को 10-10% फी दो, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर दोनों से 10-10 पैसा कमाएगा डील पे। समझे क्या, ऐसे होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब अगर रेट उधर ही रहा तो भी मेरा तो फी आ गया, रेट ऊपर नीचे गया तो मेरा तो फी आ ही गया, लेकिन इन लोगों का काम बन गया ना, इन लोगों का काम बन गया। These guys have been hedged without a cost, but they given me fees. This is how investment banker works. Everyone, समझा क्या? काश अगर आपका इंस्टीट्यूट ये अलाउ करता तुम्हारे लाइफ में, तो मैडम आपका कोई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बताओ, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बताओ ना, कोई भी जिसमें एग्जामिनेशन आने का चांस है। अभी आप बोलोगे नहीं, बोल दो ना, ऐसे ही फेंको ना। लॉ में मैडम को है, मैडम को ऐसा है कि लॉ में उनको एग्जामिनेशन आ सकता है, लॉ में एग्जामिनेशन आ सकता है, लेकिन मैडम आपको चिंता किसमें मार्क्स कम आ जाए, ऑडिट में। तो सुनो, मैडम के लिए अपन कॉलर क्रिएट करते हैं 60 और 40 का, 40 के नीचे आए ऑडिट में तो आपको डर है, लेकिन अभी अहमद का समझो ऑडिट स्ट्रांग है, तो उसका भी मैं कॉलर क्रिएट करूंगा, या तुम्हारी फ्रेंड जीनल समझो, उसको साथ में ले लेते अपन। तो जीनल और आपका, अभी अगर आपको 40 के नीचे ऑडिट में मार्क्स मिला तो जीनल आपको दे देगी, लेकिन अगर आपको लॉ में 60 के ऊपर मिला तो आप जीनल को दे दो। इन शॉर्ट आप दोनों का लॉ और ऑडिट का मार्क्स 60 से 40 में ही रहेगा। ऐसा सब करे तो फिर कोई फेल ही नहीं होगा। बस ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है, आप इंडिविजुअली कर सकते हो, अंदर अंदर पास हो सकते हो,
बट यू कैन क्रिएट कॉलर ऑन एनी एसेट, ऑन एनी एसेट। फिर करेंसी हो, फिर इंटरेस्ट रेट हो, स्टॉक हो। अगर मैं बोलता हूँ ये रिलायंस का भाव है 50 रुपए का, मेरे को डर है, जिसको किसी को डर है कि रेट गिर जाए, तो वो भी कॉलर कर सकता है। फिर वो रिलायंस का स्टॉक हो, फिर वो निफ्टी हो, फिर वो करेंसी हो, फिर वो इंटरेस्ट रेट हो, या आपका मार्क्स हो, यू कैन डू दैट एवरीवन। यू विल बी ऑलवेज इन अ रेंज विदाउट अ कॉस्ट। समझा क्या? चलो एवरीवन, सर ये था इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट जहां पे पे ऑफ अपसाइड डाउनसाइड दोनों तरफ नहीं होता है। एक तरफ पे ऑफ होता है, दूसरी तरफ एक्सरसाइज ही नहीं होता। लेकिन फॉरवर्ड में तो ऐसा नहीं। तो फॉरवर्ड में बोरोवर को इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है सर, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है, तो वो क्या करेगा सर? फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है, मतलब इंपोर्टर को जैसे फॉरेन करेंसी बढ़ने का डर है, तो वो क्या करेगा? बाय एफआरए कर देगा, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। और जिसको इंटरेस्ट रेट गिरने का डर है वो सेल एफआरए करेगा, और कुछ नहीं, नया चीज नहीं है। लेकिन ये बंदे डेरिवेटिव में आई क्यों रहे बोरोर और लेंडर? क्योंकि शायद उनको आज बोरोइंग लेंडिंग का चिंता नहीं है, उनको कुछ टाइम बाद बोरो लेंडिंग करना पड़े उसका चिंता है। 40 दिन बाद 180 दिन के लिए बोरो करना पड़ा, तो याद है ना वो सब। सो एफआरए को पढ़ने का नोटेशन रहता है, एक तरीका रहता है, वो मैं यहां पे बता रहा हूं। तो 3/6 एफआरए, इसको मैं बोलता हूं 3 फुट बाय 6 फुट का एफआरए, 3/6 एफआरए। सो व्हाट इज 3/6? जरा ध्यान देना, 0 3 6, 3/6, इट्स अ 3 month लोन, 3 month लोन आफ्टर 3 months। समझ रहा है क्या? कितने का लोन है ये? 3 महीने का। कभी? 3 महीने के बाद। सो सर 3/12 एफआरए को मैं कैसे लिखूंगा? 0 3 12। What is it? Can someone try? It's a 9 month loan after 3 months. 3 महीने के बाद 9 महीने का लोन। समझे क्या? सो सर 8/11 क्या होगा? 0 8 11। Can someone try? It's a 3 month loan after 8 months. 3 month loan after 8 months. याद है 40 और 220 का एग्जाम्पल? उसमें मैंने क्या करा था, जरा आपको बता सकते हो? 0 0 40 और 220 क्या था वो? इट वॉज अ 180 डे लोन आफ्टर 40 डेज। तो उसको मैं कैसे लिखता पता है? 40/220 का एफआरए। माइनस माइनस नहीं, वो टाइमलाइन बनाओ, इजी रहेगा। 0 40 220, तो 180 दिन का लोन आफ्टर 40 दिन। ये एफआरए को पढ़ने का इंटरनेशनल तरीका है। सर तो 9/6 एफआरए कैसे लिखूंगा? 0 9 6 लिख सकता हूं क्या ऐसा? हाँ हो सकता है क्या ऐसा? तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। 9/12 हो सकता है, 9/6 नहीं हो सकता है। समझा क्या? अभी आप सोच रहे हो सर ऐसा मजाक क्या कर रहे हो, वो भी ऐसी हालत में। तो ऐसा मैं नहीं, ऐसा इंस्टीट्यूट करता है। जरा देखो ये सम दिख रहा है 8-1 एफआरए का। इफ 3/6 एफआरए एंड 6/3 आर अवेलेबल, विच ऑफ दिस द बैंक विल चूज? आगे का क्वेश्चन आपको कुछ पता नहीं, लेकिन सर कौन सा एफआरए हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है? 3/6 हो सकता है, 6/3 हो सकता है। क्या आंसर आ गया ना? अभी बाकी स्टूडेंट बोलेगा अरे यार क्या सम था यार, कितना कंफ्यूजिंग था, 3/6 या 6/3। जिसको प्रोडक्ट नहीं पता हो गया। अवेलेबल है, लेकिन वो जो अवेलेबल है वो आपको फंसाने के लिए है। मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं, ये ऐसा ही किया है। देयर इज नथिंग लाइक 6/3 एफआरए, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो मैडम आप पहली बार शायद सीए फाइनल के सम देख रहे हो ये सब। मैं ये बोल रहा हूं ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट ये हकीकत है। हाँ सो यही मैं बोल रहा हूं, आप जब इंस्टीट्यूट को मेल लिखो ना, इंस्टीट्यूट बोलता है ना सजेशन, उनको सजेशन दो, उनको सजेशन दो।
आपके पास है ना बुक में, ले लो स्क्रीनशॉट डाल दो। एरर आपको 35 मार्क का मेरे को लगता है, मैंने एरर वाला पेपर आपने शायद नोटिस नहीं किया, वो लास्ट में 18 वाला एरर वाला पेपर, उसमें आप अकेले नहीं हो मैडम, उसमें लोगों की कंप्लेन गई है 35 मार्क एरर वाला। लॉजिक तो बहुत दूर की बात है, एरर एरर पेपर में एरर 35 मार्क। उन सब का क्या हुआ, मैं आपको पूछ रहा हूं, उन सब का क्या हुआ, क्या हुआ? एरर वाला सम पूरा अटेम्प्ट करके भी आपको लगता है उनको 35 मार्क पूरा मिला? नाउ दैट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। नाउ इवन इफ देयर इज एन एरर, डू यू नो हाउ टू एक्ट? डू यू नो हाउ टू एक्ट? दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग हियर। Even if it's an error, why should I fight with the institute there? You put an error, you put an error. I know what is the logical part here. That's what my job is to teach you all. Even if it's an error, you prepare to know what is error. Because when the errors are 30-35 marks, I can't just blame the institute sitting there. I can't just lose my attempt there. It's okay, not every exam they'll come up with 35 marks ka error, come on. But even if it's 8 mark, 10 mark error, what have we done in the entire journey of last 20 days? What are we doing? एरर वाला सब मैं पढ़ा हुई क्यों? मैं आपको ऐसा हर समय बोल दूं अरे एरर है जाने तो ऐसा मत करो, आ गया तो वापस, तो वहां पे मैं आर्ग्यू थोड़ी करूंगा इंस्टीट्यूट के साथ, अरे ये तुमने क्वेश्चन इलॉजिकल डाला, ये एरर वाला डाला है। मेरे को आर्ग्यू करने की जरूरत ही नहीं, मेरे को पता है 3/6 और FR और 6/3 करके कुछ है ही नहीं। उनको बोलने दो ना, वो जो बोले हो। तुम उस इंस्टीट्यूट से आर्ग्यू क्यों कर रहे हो जो 35-35 मार्क के एरर डाले? तुमने जो कोर्स किया है उसमें जरा पेपर खोद के देखो, पास पेपर के हर पेपर में देयर आर सम और द अदर एरर्स, द मार्क्स में डिफर, एंड एरर्स whatever you call illogical, wrong, error, whatever you want to name, there's no logic in the question, whatever you want to name, you name it. There are errors in question, there are error in correction, there are error in results. What has that got to do with it? You have to deal it. So what are we doing it? ऐसा एरर वाला भी आ जाए तो मैं थोड़ी उधर बहस करते बैठूं, मैं तो मेरे को पता है वो 3/6 ही FR है, 6/3 है ही नहीं। वही मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुमको प्रोडक्ट पता है तो, वरना तुम जिंदगी भर लड़ते रहोगे, अरे ये एरर वाला सम था, इंस्टीट्यूट का गलती है, इंस्टीट्यूट ने पूरा मार्क्स देना चाहिए। इंस्टीट्यूट बोलेगा जिसने लिखा रहेगा उसको दूंगा, नहीं लिखा हो तेल लेने का। मैं इसीलिए बोल रहा हूं दीज आर द सम्स। Even if it is an error, you apply your logic. Where it is not possible, it's okay. We can't do anything. यहाँ पे गलत भी है तो भी मैं वो नहीं लूंगा, और मैं तो आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, सब में तो कुछ और ही चीज है, बट मैं उनके भरोसे जाऊँ ही नहीं ये सब गलती पे। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ambiguous, incomplete and error. So please, there's no solution for it. There are error wala sums. I have only two choices: ignore the error wala sums and tell you that there is no error, or the other choice is that there are errors and these sums keep repeating. You learn it, what's logical in it. So even if there is an error, I know what not to look for and what to look for. ऐसा अनगिनत सम्स है, ऐसे बहुत सारे सम्स है, छोटा छोटा एरर है ही। अब ये लीप ईयर वाले में एरर ही है, तुम कैसे 365 ले सकते हो? क्या लॉजिक है उसमें 365 का? अगर तुमने उधर 1096 डेज लिया है तो, अगर तुमने एक जगह पे बोला है लीप ईयर लेने को, तो एनुअलाइज 365 कैसे हो सकता है? तो अभी मैं क्या बोलूँ, 2-3 बार मैं सोचूंगा, PM देख के स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ ठीक है ले लेते हैं जो इंस्टीट्यूट ने बोला है वो। नाउ विल यू आर्ग्यू इफ द इंस्टीट्यूट पुट्स अप दैट सम अगेन? You don't have a choice until, because you may know it is an error, I may know it is an error, the paper checker may not know. He will just see whatever the solution is, he will try to place up that. As per your rules, paper checker cannot be a professor. Only a professor will know that there are alternate answers. So a professor, because of conflict of interest, he will not be given to paper check. So how would a, अभी मैं रहूं तो मेरे को पता है चल कि ये एरर नहीं है, ये इग्नोर करने का इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में एरर है, पेपर चेकर क्या देखेगा? वो तुम्हारा मैडम सॉल्यूशन देखेगा और जो उसको दिया हुआ है, और वो तुम्हारा आंसर शीट देखेगा। उसको मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वो अंदर जाके रिसर्च नहीं करने वाला वो 50-100 या 200 रुपए के लिए कि तुम्हारा क्या लॉजिकल राइट है कि नहीं। ही हैज टू मैच,
That's how the job is done. And that's how it works, the system over the years. So it's okay. There are errors, and yours is not the only institute. Come on, there are errors by many institute. अपना institute शायद ज़्यादा limelight में, तो बहुत सारे बाकी सब institute में पेपर ये होता है रे. It's okay, छोटा मोटा error होता है. Of course, it's an important thing कि वो career पे impact कर जाता है. कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है. But ऐसे time पे भी I should know that अच्छा ये error है, मेरे को उस पर ध्यान नहीं देने का, मेरे को बाकी का जो चीज़ दे उस पर ध्यान देने का. ऐसा मैडम आप पहले दिन से म्यूचुअल फंड से लेके पोर्टफोलियो से लेके इक्विटी से लेके यहाँ तक में हर बार मैंने बताया देयर आर एरर्स एंड व्हाट यू शुड डू अबाउट इट. ऐसा है, ऐसा है. चलो, सो एवरीवन, अब ये फॉरेक्स नोटेशन, ये जो फॉरवर्ड के नोटेशन है 3/6 6/3, अब इससे मैं जनरली दो जन पार्टी रेट डिसाइड करे उसको अपन ऑप्शन में क्या बोलते थे, जो रेट पे डिसाइड होता था कि ये रेट से ऊपर जाएगा तो मेरे को पे मिलेगा या नीचे जाएगा तो उसको क्या बोलते थे, स्ट्राइक प्राइस या एक्साइज प्राइस. उसको एफआरए में बोलते हैं एफआरए रेट, जो रेट पे दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया. और मार्केट में मैच्योरिटी पे रेफरेंस रेट क्या हो जाए, एसटी, जिसको आप लाइबोर माइबोर या कोई भी रेफरेंस रेट बोलो, वो इधर रेफरेंस रेट ही है और कोई फर्क नहीं है. तो जो स्ट्राइक रेट था उसका यहां पे एफआरए रेट. सो नाउ व्हाट हैपेंस एवरीवन, अभी एफआरए में क्या होगा सर, अगर यहां पे मैं क्वेश्चन में उन्होंने मेरे को बोला रेफरेंस रेट बढ़ेगा या कम होगा सर, मतलब अगर रेफरेंस रेट बढ़ गया, रेफरेंस रेट बढ़ गया मतलब सुनो, रेफरेंस रेट और एफआरए का रेट का दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं. तो सर मैं समझो मैंने बुक किया था एक रेफरेंस रेट पे 10% पे, सामने वाले के साथ एफआरए रेट पे बुक किया था, सॉरी 10% पे, और मार्केट में रेफरेंस रेट मैच्योरिटी में 12% हो गया, रेट बढ़ गया. एवरीवन, कौन किसको पे करेगा, जिसने एफआरए बाय किया था उसने कितने में बाय किया था, एफआरए बुक कितने पे किया था, 10% पे, रेट बढ़ गया तो उसको 2% मिलेगा या देना पड़ेगा. उसने बाय किया था 10 पे, भाव बढ़ गया तो उसको मिलेगा या उसको पे करना पड़ेगा, सोचो. उसको मिलेगा एवरीवन. सो सर उसको मिलेगा कितना, जो भी रेफरेंस रेट माइनस एफआरए रेट हो गया, कितने पे सर, ये सब कितने पे कैलकुलेशन होता है, याद है आपको, नोशनल प्रिंसिपल इनटू जो भी डेज है 360 या 365, ये होता है एफआरए का पे ऑफ. सो सर एफआरए का पे ऑफ विल बी व्हाट, रेफरेंस रेट माइनस एफआरए रेट इंटू नोशनल प्रिंसिपल इंटू D/3C. सर ये आंसर पॉजिटिव आया, मतलब रेफरेंस रेट बढ़ा या गिरा, ये आंसर पॉजिटिव मतलब रेफरेंस रेट बढ़ गया तो बोरोवर को फायदा, एफआरए से पैसा मिलेगा. लेकिन रेट गिर गया तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो एफआरए बायर को पे करना पड़ेगा एफआरए सेलर को, क्योंकि रेट गिर गया, आपने फॉरवर्ड खरीदा था ना, भाव गिर गया तो आपको पे करना पड़ेगा. तो यहां पे पे ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड्स है, ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन में ऊपर जाएगा तो मिलता है, नीचे जाएगा तो एक्सरसाइज नहीं करते. फॉरवर्ड में 2 वे पे ऑफ है. लेकिन अनलाइक ऑप्शंस, ये सब एक्सरसाइज होता है अपफ्रंट, मतलब ये सब पे ऑफ कभी डिसाइड हो जाएगा, जैसे ऊपर मैंने 40 और 220 डेज का दिया तो कभी डिसाइड हो जाएगा सर, 48 डे पे डिसाइड हो जाएगा अपफ्रंट. ये एफआरए का रूल है. एफआरए लास्ट में सेटल नहीं होता है, एफआरए अपफ्रंट सेटल होता है. तो क्या हो जाएगा सर, ये सबको मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, प्रेजेंट वैल्यू पे लाके खड़ा करना पड़ेगा. ये जो पूरा पे ऑफ है ना, इसको मैं 1+ डिस्काउंट करूंगा कोई तो भी रेट से, और वो सर वो रेट जितना भी होगा उसको कितने दिन से प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा सर, कितने दिन से, जितना टाइम का एफआरए था, जितने टाइम का एफआरए था. फॉर एग्जांपल अभी मैं वो उधर एग्जांपल ले रहा हूं जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, और आप जरा ध्यान देना. हाँ, एफआरए रेट 10%, रेफरेंस रेट 11%, 3/6 एफआरए और नोशनल प्रिंसिपल 100 मिलियन. सो मैं सबसे पहले लेता हूं एफआरए रेट. उन्होंने एफआरए रेट कितना बोला है मेरे को, एफआरए रेट कितना बोला है पब्लिक, एफआरए रेट 10% और रेफरेंस रेट 11%. रेफरेंस रेट 11%, एवरीवन इन द क्लास.
नोशनल प्रिंसिपल उन्होंने मेरे को बोला कितना है डॉलर 100 मिलियन और इट्स अ 3/6 FRA. हाउ डू आई राइट दिस एवरीवन? 3/6 3/6 036 3/6 चुपचाप 036 ले देने का. कैन आई से इट्स अ 3 month लोन आफ्टर 3 months? तो सर ये जो भी पे ऑफ होने वाला है होने वाला कब है? 3rd month के एंड पे. तो कितना टाइम पीछे आ रहे हो? 3 महीना. तो उतना डिस्काउंट करने का. लेकिन क्या रेट से डिस्काउंट करोगे? वो 3rd month के एंड पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा उससे डिस्काउंट करोगे. सो मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा सर? देख रहे हो वहां पे रेफरेंस रेट क्या हो गया सर? उधर 11% हो जाएगा ना. तो 11% से डिस्काउंट करूंगा मैं. किससे डिस्काउंट कर रहा हूं मैं? पता चला उस दिन मार्केट में जो रेफरेंस रेट रहेगा उससे डिस्काउंट कर रहा हूं. सो सर क्या रेट बढ़ गया या गिर गया? एवरीवन इन द क्लास, रेट बढ़ा या गिरा? कॉन्ट्रैक्टेड था 10%, रेट हो गया 11%. रेट बढ़ा. कौन किसको पे करेगा? जिसने FRA बाय किया है उसको पैसा मिलेगा या उसको देना पड़ेगा? उसने बाय किया था 10% पे, भाव 11% हो गया, उसको पैसा मिलेगा. तो हु विल पे टू हुम? वेरी गुड. FRA सेलर विल पे टू FRA बायर. क्या आप निकाल सकते हो कितना अमाउंट सर? कितना अमाउंट मैं यहाँ पे बता रहा हूं. यहाँ पे रेफरेंस रेट कितना हो गया? 11% माइनस 10%, तो 0.11 माइनस 0.10. कितने पे? नोशनल प्रिंसिपल है डॉलर 100 मिलियन और अंडरलाइंग लोन कितने का है? 3 month का. इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ. 1 प्लस रेफरेंस रेट क्या हो गया मार्केट में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 11% हो गया. मैच्योरिटी में सर 10% तो आपका कॉन्ट्रैक्टेड रेट था. मैच्योरिटी में रेट क्या हो गया? रेफरेंस रेट. उतने से पीछे आओ 3/12. समझा क्या? ये इतना डॉलर में पेमेंट होगा. निकालो पब्लिक. 0.01 इंटू 100 मिलियन इंटू 3/12. इसको M प्लस में डाल दो. नीचे 0.11 इंटू 3/12 प्लस 1. इसको डिवाइड इक्वल टू करके इंटू MRC कर दो. या फिर डिनोमिनेटर को M प्लस में डालो और न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय MRC करो. कितना आ रहा है पब्लिक? 243309. कौन किसको पे करेगा? FRA सेलर FRA बायर को, क्योंकि रेट बढ़ गया. समझा क्या पब्लिक? एवरीवन इन द क्लास. सो FRA का यूनिक चीज देखो. It is an OTC derivative instrument whereby agreement is made to borrow or lend a notional amount on underlying after a certain period of time. The buyer of FRA कौन है सर? FRA कौन बाय करेगा? जिसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है. Is the borrower party who wants to cover the risk of rise in interest rate, and the seller of FRA is a lender party who wants to cover the risk of fall in interest rates. मैंने यहाँ पे अलग अलग FRA नोटेशन दिए. जैसे 12/15, तो 12/15 को अपन कैसे लिखते हैं सर? 0/12/15. It's a 3 month loan after 12 months. 3 month loan after 12 months. तो सर उसमें 9/6 दिख रहा है, नॉट एप्लीकेबल. जिसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है वो FRA बाय करे, गिरने का डर है वो FRA सेल करे. एवरीवन, नाउ व्हाट्स द यूनिक पॉइंट ऑफ FRA? अनलाइक 9 month 3/9 FRA मैंने लिया हुआ है. FRA में सब सेटलमेंट किधर होता है सर? अपफ्रंट 3rd month के एंड पे. सो सर ध्यान देना यहाँ पे, एन FRA इज सेटल्ड एट मैच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अनलाइक इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, जहां पे कब सेटलमेंट कब होता था सर पता है? लास्ट में. whereby the payoff was settled at the end of underlying asset. Therefore क्या करना पड़ेगा? We discount the payoff and bring it to the point of FRA maturity. This discounting will be done किसने पे सर? उस दिन मार्केट में जो रेट चल रहा है वो, that is reference rate available in the market at the point of FRA maturity. तो सर FRA payoff का फॉर्मूला देखो सर. रेफरेंस रेट न्यूमरेटर पे फोकस करोगे तो वो सिर्फ पे ऑफ है. रेफरेंस रेट माइनस FRA रेट कितने पे? नोशनल प्रिंसिपल इंटू D/360 या 365. डिनोमिनेटर क्या है? उसको प्रेजेंट पे लाने का प्रोसीजर. एवरीवन, यहां पे मैंने सिर्फ एक नोट लिखा है, एनुअल डेज कैन बी कंसीडर्ड 360 और 365 इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सर इफ FRA इज पॉजिटिव मतलब रेट बढ़ा है,
कौन किसको पैसा देगा? FRA सेलर विल पे टू द FRA बायर. और अगर रेट गिरा है तो सर FRA बायर को पे करना पड़ेगा सेलर को. एवरीवन राइट? सो यहां पे आपने ये पहला सम तो किया. जरा पब्लिक क्वेश्चन नंबर 6 पूरा क्लास ट्राई करेगा. अ बैंक इज सेलिंग 3/6 FRA. मतलब सर 3/6, मैं इधर लाइन लगा देता हूं 036. कैन आई से इट्स अ 3-month लोन आफ्टर 3 months where $3 million notional principal. The agreed rate by the buyer is 5.5%. सर ये क्या है? agreed rate. दोनों ने मिलकर डिसाइड किया हुआ रेट. कैन आई से दिस इज RFRA, जो आप जिसको स्ट्राइक रेट बोलते थे या कॉन्ट्रैक्ट रेट. सर देयर आर 92 days इन द अंडरलाइंग ऑफ 3 months. मतलब वो जो 3 महीना है उसमें कितना दिन है? 92. आते ही मेरे दिमाग का घंटी बजना चाहिए, मेरे को 365 लेना पड़े शायद. समझा क्या? अडेप्ट करो अपने आप को. 90 बोला रहता तो 360 कर लेने का. 92 है तो 365 करना है. अनलेस एंड अनटिल सब में दिया हो. सब में ना दिया हो तो ये मेरे को जुगाड़ करना पड़े. Assume 3 months from today the settlement rate is 4.7/8. सर सेटलमेंट रेट सबसे पहले मतलब क्या? मैच्योरिटी पे जो रेट हो गया ST, जिसको अपन इधर क्या बोलते हैं? रेफरेंस रेट. 4.7/8 मतलब क्या? 4.7/8 कैलसी में डालो. 7/8 प्लस 4 4.875. पब्लिक आंसर इधर से पता है. रेट बढ़ा या गिरा? पब्लिक कॉन्ट्रैक्टेड रेट क्या था? 5.5. रेफरेंस रेट क्या हो गया? 4.875. तो उन्होंने बोला डिटरमाइन हाउ मच द FRA इज वर्थ एंड डिटरमाइन विच पार्टी विल पे और रिसीव रिस्पेक्टिवली. सर कौन किसको पे करेगा? FRA बायर FRA सेलर को करेगा क्योंकि रेट गिर गया. निकाल सकते हो पे ऑफ? फॉर्मूला डाल के निकालो जरा. पब्लिक ट्राई करो. दोनों का डिफरेंस ऑन 3 million फॉर 92/365 और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने का रेफरेंस रेट से. कितने टाइम पीछे आओगे? 92 days. 92 days. जितना टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे हो ना D/365 उतना ही पीछे आना है. FRA rate 5.5, reference rate 4.875 on $3 million for 92/365. और उसको रेफरेंस रेट से पीछे लाना. गलती मत करना. पहले डिनोमिनेटर को M+ में डाल देना. कैलकुलेशन इजीली सीखना है तो डिनोमिनेटर को M+ में डाल देने का. फिर न्यूमरेटर से डिवाइडेड बाय MRC. तो आपने कैलसी में डाला रहेगा 0.04875 इंटू 92/365 प्लस 1 इक्वल टू करके M+ में. फिर दोनों का डिफरेंस 0.04875 माइनस 0.055 इक्वल टू इंटू $3 million इंटू 92/365 जो इक्वल टू करके आंसर आता है डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू कितना है पब्लिक? 4668. एवरीवन रेट गिर गया है. मैं माइनस प्लस पे डिपेंडेंट नहीं हूं. रेट गिर गया है ना, उधर से पता चल गया कौन किसको पे करेगा. FRA बायर विल पे टू FRA सेलर. समझा क्या एवरीवन? सर एक छोटा सा क्वेश्चन. पेमेंट कब होगा ये? 3/6 FRA था. 3rd month के एंड पे ऑप्शन रहता तो ये सब पेमेंट कब रहता है? एक तो डिस्काउंटिंग नहीं होता लेकिन पेमेंट कब होता? लास्ट में 6 month पे. ये बस यही यूनिक चीज है. FRA में अपफ्रंट पे ऑफ होता है, ऑप्शन में सब लास्ट में. बट सिंस इट्स OTC, रियल लाइफ में तुम सामने वाला तैयार हो जाए तो FRA में भी लास्ट में पे कर सकते हो और सामने वाला तैयार हो जाए तो ऑप्शन में भी अपफ्रंट ले सकते हो रियल लाइफ में, क्योंकि दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. कस्टमाइज्ड है, कोई एक्सचेंज का कानून नहीं चले इधर.
नाउ इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे, कैलकुलेशन नहीं है बट है राइट चीज पिकअप करने का, अगर आप एफआरए समझे हो तो। हाँ, टीएम फिनकॉर्प हैज बॉट अ 6/9 एफआरए। पब्लिक 6/9 आते ही मैं उधर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, 6/9 6/9 069। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज अ 3 month लोन आफ्टर 6 month। एवरीवन, तो अंडरलाइन का ड्यूरेशन कितना है? अंडरलाइन का ड्यूरेशन 3 months का है। अंडरस्टूड? 100 crore फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, मतलब ये नोशनल प्रिंसिपल और रेट, एफआरए रेट कितना है? 5.25। व्हाट इज 5.25? 5.25 पे अपन दोनों ने नक्की किया रेट, आर एफआरए, स्ट्राइक रेट बोलो आप, कोई भी बोलो। ऑन फिक्सिंग डेट, मतलब सेटलमेंट के टाइम पे, द रेफरेंस रेट दैट इज माइबोर टर्न्स आउट टू बी एज फॉलोस। 3 month का, 6 month का, 9 month का रेट दिया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस टू टीएम फिनकॉर्प इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट एंड इन टर्म्स ऑफ, बाद में क्या बोला, सेटलमेंट अमाउंट, अज्यूम 360 days इन, वो तो ठीक है। सर कौन सा रेट लगेगा? इंटरेस्टिंग चीज है। 3 month, 6 month या 9 month? आप मार्केट में रेफरेंस रेट देख के सेटल करोगे? आपने क्या रेट पे बुक किया था? 5.25 पे। मार्केट में 6 महीने के बाद मार्केट में रेफरेंस रेट कौन सा देखोगे? अंडरलाइंग लोन कितने का है दोस्त तुम्हारा? 3 महीने का है ना, तो मैं भी सामने 3 महीने का है लाइबोर या माइबोर देखूं? समझे क्या गेम क्या है पूरा? वो आपको कंफ्यूज किया जानबूझ के 3, 6 और 9 डाल के। आप कौन सा वाला देखोगे? अंडरलाइंग एसेट कितने का है? 3 महीने का लोन है, तो मैं 3 महीने का इंटरेस्ट रेट देखूं। समझा क्या? वो जानबूझ के डाला है 6 और 9, 6 और 9, ताकि आप कंफ्यूज हो। कौन से? नहीं, जिस दिन सेटल होगा वो। आज के रेट का मेरे को क्या काम है? आज के रेट का मेरे को कोई काम नहीं। मैं सेटलमेंट किस कब करूंगा? उस दिन के रेट का मेरे को काम है। और उस दिन कौन सा ड्यूरेशन का, जितने टाइम का लोन लेने जा रहा हूं मैं। लोन कितने टाइम का लेने जा रहा हूं? 3 महीने का। भले 6 महीने बाद जाओ, 7 महीने बाद जाओ या 1 महीने का, लोन कितने टाइम के लिए लेने जा रहा हूं? 3 महीने का। तो मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट रेट बढ़ने गिरने का डर है, तो मैं 3 महीने का इंटरेस्ट रेट क्या है वो देखूंगा। समझा क्या? इंटरेस्टिंग है ये। तो सर आपने कितने पे बुक किया था? 5.25 पे, और रेट क्या हो गया? 5.5। सर आपने एफआरए बाय किया था या सेल? बाय किया था, बाय किया था, रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, आपको पैसा मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? आप लिख सकते हो 0.25%, या खर्चा किए हो तो आप लिख सकते हो 25 बिप्स। समझे क्या? 0.25% भी लिख सकते हो, या बेटर वे में क्या लिख सकते हो? 25 बिप्स। उन्होंने भी बोला इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट, पिप्स नहीं, बिप्स, बीपीएस इज बेसिस पॉइंट, पीआईपीएस इज पिप्स। 100 बेसिस पॉइंट अभी आया था ना, लाइबोर प्लस 320 बेसिस पॉइंट, तो 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%, 0.25% मतलब 25 बेसिस पॉइंट। समझे क्या? तो सर सॉल्यूशन में भी देखो अपन ने क्या लिखा है, द अंडरलाइंग एसेट इज अ 3 month लोन फॉर 100 crore। तो अपन भी कौन सा देखेंगे? 3 month माइबोर देखेंगे, विच इज 5.5%। तो सर बेसिस पॉइंट में आपका 0.25% लिख सकते हो, या 25 बिप्स। वही चीज उन्होंने अमाउंट में बोला है, तो अमाउंट में अपने को कितना मिलेगा? 0.25% डिफरेंस। कितने पे? 100 crore पे। कितने टाइम के लिए? 3/12। और पीछे आऊंगा 3/12 से रेफरेंस रेट से। रेफरेंस रेट क्या हो गया सर? रेफरेंस रेट 360 दिया है, तो भी 3/12 ही होने वाला है। 360 दिया है, तो रेफरेंस रेट 5.5% से डिस्काउंट करूंगा। निकालो पब्लिक आंसर। दिस इज ऑल इन परसेंटेज। 5.5 minus 5.25% into 100 crore into 90/360, which is nothing but 3/12। पहले डिनोमिनेटर को m प्लस में, फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय MRC। सिक्स 16523।
अब पूरा क्लास मेरे को एक बात बताओ, बैंक का एसेट मतलब क्या? बैंक के पोर्टफोलियो में एसेट मतलब क्या? लोन। सो मेरे को ऐसे 2-3 कैटेगरी ऑफ लोन बताओ जो बैंक जनरली पब्लिक को देता है। हाउसिंग लोन, फिर ज्यादातर पोर्टफोलियो क्या चीज करेगा? कॉर्पोरेट या टर्म लोन बोलते जिसको, और वर्किंग कैपिटल लोन, बाकी छोटा मोटा लोन, स्टूडेंट लोन और ये लोन, कंज्यूमर क्रेडिट। सर हाउसिंग लोन जनरली कितने मैच्योरिटी के होते हैं? एवरेज कितने साल का हाउसिंग लोन? 15-20 साल, 30 साल का भी होता है, एवरेज 20 साल में ले लेता हूं। टर्म लोन 5, 10, 15 साल के होते हैं, एवरेज में समझो 10 साल ले लेता हूं। और वर्किंग कैपिटल लोन में ले लेता हूं 5 साल। सर तो ऑन एन एवरेज मैंने जिन लोगों को पैसा दिया है वो वापस कब आएगा? अगर मैं सबको 1/3 कर डालू तो समझो मैंने इक्वल पैसा दिया है सबको, तो ऑन एन एवरेज मैंने जिन लोगों को पैसा दिया है वो कितने टाइम में वापस आएगा? जरा बता सकते हो मेरे को? करो 35 डिवाइडेड बाय 3 करो भाई, मेहनत करो जरा। या आपको चाहिए तो मैं मेहनत नहीं कर रहा है तो मैं इसको 6 कर देता हूं। वर्किंग कैपिटल को मैं 6 ईयर में 2 साल किया था ना, सॉरी 32 डिवाइडेड बाय 3। या आपको चाहिए इसको 3 साल कर दूं तो इजी हो जाए ना आपको। हाँ चलो 33 डिवाइडेड बाय 3 11 years. You know what is this? This is the duration of liability. Assets rather I should say. Duration of assets. अब बैंक का लायबिलिटी का पोर्टफोलियो मतलब क्या? पब्लिक से जो डिपॉजिट लिया हुआ है सर, वो पब्लिक से ज्यादातर डिपॉजिट बैंक क्या फॉर्म में लेता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और बाकी का एफडी। और ये एफडी को अपन लोग बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी, और दोनों को मिलके बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अगर तुमने कहीं ये वर्ड सुना हो तो, एवरीवन इन द क्लास। अब सर बैंक का ज्यादातर पोर्टफोलियो आपको क्या लगता है क्या चीज से होगा? करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से या एफडी से? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो सर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ज्यादातर पोर्शन रहेगा, मतलब समझो बैंक का अगर मैं बोलता हूं 40% करंट और सेविंग अकाउंट में, तो डिपॉजिट से, टर्म डिपॉजिट से 20% है, ऐसा समझ लो। सर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा कब वापस देना है? पैसा वापस कब देना? जब भी वो डिमांड करे तब, बराबर। तो उनको तो मैं लायबिलिटी वापस देने का तो मैं ड्यूरेशन क्या बोलूं? 0। वो तो कभी भी डिमांड पे देना पड़े। टर्म डिपॉजिट 2, 5 से 10 साल की भी पकड़ लो आप, 5 साल की भी मैं पकड़ लूं, तो सर मेरा एसेट के बदले अभी लायबिलिटी का ड्यूरेशन क्या होगा? जरा देखो, लायबिलिटी का ड्यूरेशन 1 ईयर। एवरीवन इन द क्लास, this is my duration of liability. Now what is this issue? This is called asset liability mismatch. Duration mismatch. क्या होता है सर इससे? बैंक का अमाउंट तो मैच हो गया बट ड्यूरेशन मैच नहीं होता। मतलब जिनको पैसा देना है वो कभी भी खड़े हो सकते हैं, और जिनसे आने वाला है वो मोटो टाइम के बाद आएगा। तो बैंक्स रेगुलरली फेस दिस इश्यू, रेगुलरली। नाउ सुनो मेरी बात। अब बैंक के लिए एक तरीके से करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसा ज्यादा है, वो अच्छा है या बुरा है? इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उसमें कुछ देना नहीं है ज्यादा। करंट अकाउंट पे बैंक कुछ देता है क्या? इंटरेस्ट। तो अगर बैंक के पास जो पोर्टफोलियो है वो टर्म डिपॉजिट का ज्यादा है, तो बैंक को वैसे चिंता कम है, पैसा बाद में देना है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होगा। तो सर बैंक क्या चाहेगा हमेशा कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा किस में आए? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आए। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सबका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आ रहा है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से जो पैसा है टोटल लायबिलिटी में से, उसको बोलते हैं कासा रेशो। सुनो क्या है नाम? कासा रेशो। सर जिस बैंक का कासा रेशो खराब होगा, जिसको
पैसा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से कम आया, उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, फिर वो रणवीर सिंह को लाएगा, 6% पे डालो, 6% पे डालो, 6% पे डालो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोटक और यस बैंक। आखा दिन चिल्लाएंगे 6% पे आओ, 6% पे आओ, हम लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। अरे 6% में मेरा क्या होगा? एसबीआई को देखा ऐड करते हुए? एसबीआई बोलता है भाई 4% पे सेविंग है, डालना है तो डाल, नहीं डालना है मत डाल। मेरे पास बहुत पैसा करंट सेविंग अकाउंट में, कोटक के पास नहीं है, इसलिए वो ऐड कर रहा है। समझे क्या पब्लिक, क्यों ऐड करता है वो? एनीवेज सर, ये सब बताने के पीछे का मकसद क्या? बैंक्स ऑलवेज फेस दिस ड्यूरेशन मिसमैनेजमेंट एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, व्हाट वी कॉल एएलएम इशू। अब सर इसी में से एक केस अगर मैं बोलूं, समझो समझो समझो, बैंक ने पब्लिक मार्केट में, अच्छे से सुनना, मार्केट में 6 महीने का लोन दे दिया। 6 महीने का एसेट क्रिएट किया, बोल सकता हूं मैं, एसेट क्रिएट किया कितने का? 6 महीने का। और सामने जिसने डिपॉजिट किया है उसने 3 महीने के लिए ही किया है, मतलब बैंक के ऊपर लायबिलिटी कब खड़ा हो जाएगा? 3 महीने बाद। बैंक को टेंशन क्या है सर? बैंक को टेंशन है 3 महीने बाद। बाय द वे, बैंक को करना क्या पड़ेगा? जिसको पैसा दिया वो तो 6 महीने बाद देगा, ये वाला तो 3 महीने बाद खड़ा हो जाएगा मेरे पास। तो बैंक को 3 महीने बाद क्या करना पड़ेगा? नया डिपॉजिट क्रिएट करना पड़ेगा। एवरीवन, लेकिन सर जिस बंदे को लोन दे दिया उसका रेट तो फिक्स हो गया, इधर से भी जो लायबिलिटी क्रिएट हुआ है उस पर भी रेट फिक्स हो गया। क्या फिक्स नहीं है पता है? 3 महीने बाद, बाकी के 3 महीने पे जब मैं लायबिलिटी क्रिएट करूंगा, जब मैं वापस डिपॉजिट लूंगा, तब रेट मेरे हाथ में होगा क्या? तो सर मेरे को चिंता क्या है? रेट 3 महीने बाद, 3 महीने का बढ़े या गिर जाए? सुनो पब्लिक अच्छे से, 3 महीने बाद बैंक को क्या करना पड़ेगा? वापस से पब्लिक डिपॉजिट रेस करना पड़ेगा। तब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जिसके पास से डिपॉजिट ले रहा है उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो बैंक को डर क्या है? बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है। तो बैंक इंटरेस्ट रेट जिसको बढ़ने का डर है वो एफआरए बायर बनता है ना। और किस में पता है? 3/6 एफआरए में। समझा क्या? 3/6 एफआरए लेगा बैंक, क्योंकि उसको 3 महीने बाद 3 महीने का इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है। एवरीवन अंडरस्टूड एफआरए का द रियल पर्पस? इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों होता है ओटीसी में? हर बैंक को ये इशू है, हर बैंक को इशू है। तो सर अभी आप मेरे को बताओगे कौन सा एफआरए लेने का और उसमें क्या पोजीशन? देखो अभी आपको एफआरए क्रिएट करने भी आता है, अपने बॉस को कल सजेशन करके बता सकते हो कौन सा एफआरए लेने का और उसमें पोजीशन क्या लेने का। सर समझो मैं एनबीएफसी हूं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट या डीएचएफएल जान दो, डूब गया। और कौन है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, मैंने बजाज फाइनेंस है, या मैं कोई भी बैंक पकड़ लो, आपको दिमाग में जो आता है वो। सर ये बैंक ने ना, अपने बैंक ने ना मार्केट से डिपॉजिट रेस किया हुआ है। डिपॉजिट कितने का पता है? 9 मंथ का। मतलब पब्लिक ने बॉन्ड सब्सक्राइब किया हुआ है या डिपॉजिट किया हुआ है। कितना? 9 महीने पे। बैंक को 9 महीने बाद पैसा देना है। लेकिन सर बैंक आइडियली क्या करेगा? वेट करेगा कि कोई 9 महीने का आए फिर दूं, ऐसा करेगा। इंटरेस्ट का मीटर तो चालू है, उस टाइम पे जो लोन लेने आया उसको दे दूंगा। अब जो लोन लेने आया वो 3 मंथ के लिए ही आया, तो उसको लोन दे दूंगा आज। लेकिन फिर करना क्या पड़ेगा? 3 महीने बाद वो तो वापस दे देगा पैसा। तो 3 महीने बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? और 6 महीने के लिए मार्केट में लोन देना पड़ेगा। तब मेरे को चिंता क्या है? इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो मैं एफआरए में क्या पोजीशन लूं? इंटरेस्ट रेट गिरे तो मैं बच जाऊं। एफआरए सेलर कब का चिंता है? 3 महीने बाद, 6 महीने का चिंता है। आई विल गो फॉर 3/9 एफआरए। व्हाट इज 3/9 एफआरए? इट्स अ 6 मंथ लोन आफ्टर 3 मंथ्स। समझा क्या मैं वो टाइमलाइन क्यों बना रहा था? एवरीवन नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। Bank is currently facing interest rate risk, having made
3 मंथ यूरो डॉलर लोन। यूरो डॉलर लोन क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सर आप ये समझो बैंक ने 3 महीने का लोन दिया है, बैंक है ना सर। सर बैंक ने, मैं डायग्राम बना देता हूं, बैंक ने 3 महीने का लोन दिया हुआ है। डायग्राम विल हेल्प मी, आई होप यू बाय नाउ रियलाइज। डायग्राम आपको बॉन्ड से लेके दुनिया भर में किधर किधर आपको हेल्प किया रहेगा। टाइमलाइन। सो बैंक ने क्या किया हुआ है, 3 महीने का लोन दिया हुआ है एंड हैविंग एक्सेप्टेड 6 मंथ यूरो डॉलर डिपॉजिट। डिपॉजिट कितने टाइम का एक्सेप्ट किया हुआ है, 6 महीने का डिपॉजिट, 3 महीने का लोन। सर आगे बढ़ो उसके पहले आप बताओ, 3 महीने बाद बैंक को करना क्या पड़ेगा, वापस लोन देना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए। तो तब बैंक को डर क्या है, इंटरेस्ट रेट, लोन देना पड़ेगा मार्केट में। तब बैंक को डर है कि इंटरेस्ट रेट गिर जाए, तो बैंक एफआरए सेलर बनेगा, बराबर। कौन सा एफआरए लेगा, 3/6। There is nothing like 3/3. There are SUVs 4/4. 3/3 करके कुछ नहीं है, 3/6. What is 3/6? It's a 3-month loan after 3 months. 036 याद है ना, 3/6. अब जरा क्वेश्चन देखो। The maturity mismatch needs to be addressed. The bank expects rates to soften. Soften मतलब गिरना over the 6-month period. If 3/6 FRA and 6/3 are available, सर आप कौन से में घुसोगे, 3/6। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट और भी कोई डाल देता, 9/12, 8/11, 6/9, जो भी डाल देता। मैं पहले डिसाइड कर लेना मेरे को कौन सा FRA चाहिए। Let institute put any alternative. I'm not going to watch that. If 3/6 FRA and 6/3 are available, अपन कौन सा लेंगे सर, 3/6 FRA। And which of these the bank will choose and what will be the transaction? Transaction मतलब बायर बनोगे, सेलर। समझा क्या एवरीवन, क्या लिखा मैंने, बैंक फेसेस मैच्योरिटी मिसमैच ऑफ 6 month डिपॉजिट एंड 3 month लोन, देयरफॉर बैंक विल हैव टू लेंड, उसको 3 महीने बाद वापस लेंड करना पड़ेगा फॉर फर्दर 3 months आफ्टर 3 months टू मैच द ड्यूरेशन गैप। देयरफॉर बैंक विल गो फॉर 3/6 FRA एंड ऑफिशियली मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, एंड नॉट 6/3 FRA। ये तुमको एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा। अब उसमें उन्होंने बोला ट्रांजैक्शन क्या मारेगा, मतलब बायर या सेलर बनेगा। सिंस द बैंक वुड बी अ लेंडर, तो बैंक को डर क्या है, फॉल इन इंटरेस्ट रेट। देयरफॉर बैंक विल टेक अ पोजीशन एज एन FRA सेलर, जहां पे उसको पैसा कब मिलेगा, जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो पैसा मिलेगा, FRA बायर उसको पैसा देगा। दैट्स इट एवरीवन इन द क्लास, दिस इज व्हाट FRA इज। अब सर वहां पे यूरो डॉलर लोन था, यूरो डॉलर लोन याद है मैंने आपको बताया था, योर बैंक्स लंदन ऑफिस, जहां पे सर अगर मैं डॉलर का बोरिंग लेंडिंग करता हूं यूएस से तो ठीक है, लेकिन मैं डॉलर का बोरिंग और लेंडिंग यूएस के बाहर करता हूं तो उसको बोलते हैं यूरो डॉलर बोरिंग लेंडिंग। यूरो, नाउ यूरो मींस, यूरो इज जस्ट अ रेफरेंस फॉर फॉरेन, दे जस्ट यूज्ड रेफरेंस फॉर फॉरेन। जैसे यूरोपियन कोट्स था, यूरोपियन कोट्स का मतलब ये थोड़ी था यूरोप का कोट्स, यूरोपियन कोट्स का मतलब ये थोड़ी था यूरोप के कोट्स, इट वाज जस्ट यूज्ड एज अ रेफरेंस। सो अगर मैं डॉलर का बोरिंग एंड लेंडिंग यूएस के बाहर कर रहा हूं तो इट्स कॉल्ड यूरो डॉलर बोरिंग लेंडिंग। पब्लिक, मैं पाउंड का बोरिंग लेंडिंग, मैं पाउंड का बोरिंग लेंडिंग यूके के बाहर कर रहा हूं तो इट्स अ यूरो पाउंड डिपॉजिट और यूरो पाउंड बोरिंग। वैसे मैं यूरो का यूरोपियन यूनियन के बाहर करूं तो इट्स अ यूरो। सो दैट यूरो इज रेफरेंस फॉर फॉरेन। वैसे सर मैं रुपी का बोरिंग लेंडिंग इंडिया के बाहर करूं तो यूरो रुपी डिपॉजिट और लेंडिंग। इट इज अ मार्केट फॉर बोरिंग एंड लेंडिंग इन यूएस डॉलर आउटसाइड यूएस। Similar to euro dollar, we have euro pound, euro yen, which is borrowing and lending outside UK and Japan respectively. अब सर अभी ये जो बॉन्ड है ना, मेरी बात सुनो अच्छे से, अगर इंडियन कंपनी इंडिया में रुपी में बोरोइंग और लेंडिंग करे तो बराबर है, इंडिया के बाहर अगर जाके वो बॉन्ड रेस करके आती है तो फॉरेन करेंसी में करना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया के बाहर जाके वो रुपी में बोरोइंग लेंडिंग करती है तो उसका कुछ अलग नाम है, जैसे अभी आपने पढ़ा यूरो रुपी एंड ऑल। अब ऐसे में कुछ फेमस बॉन्ड्स है, उनका नाम मार्केट ने रखा हुआ है,
जैसे कि यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड, मतलब गवर्नमेंट के नहीं, यूएस कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स व्हेन दे आर इशूड इन डॉलर आउटसाइड यूएस वी कॉल्ड एज यांकी. यांकी. यूके का आउटसाइड यूके हो तो बुलडॉग, जापान का सामुराई. यांकी, यूएस का क्यों यांकी? वो उनका न्यूयॉर्क यांकी टीम है ना, बेसबॉल, दैट्स वेरी फेमस, इसीलिए दे नेम एज यांकी. यूके इज फेमस फॉर बुलडॉग, तो उसके बॉन्ड का नाम क्या है? बुलडॉग. एंड जापान सैमुराई. वैसे सर इंडियन बॉन्ड्स विच आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड एज मसाला बॉन्ड्स. ये मेरा टर्म नहीं है मैडम, ये इंटरनेशनल मार्केट का टर्म है. इंडियन बॉन्ड्स आउटसाइड इंडिया in rupee denominated bonds outside India are called masala bonds. India is very famous for masala abroad. You don't know this? What is India famous for? Spices. You ask any foreigner who's come to India, have you faced stomach issues? Of course yes. Masala bonds. I'd been to one very remote place in Germany called Salzburg. It's a beautiful, not Germany, Austria. It's a very beautiful place, very hilly island, hilly mountainous region and all. तो सैल्जबर्ग कभी गूगल पे सर्च करना, सैल्जबर्ग, हॉलस्टैट, मजा आएगा. तो उधर मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, एक तो बहुत बाहर -10 डिग्री टेम्परेचर था, 10 और 5 डिग्री टेम्परेचर में ही था. तो जैसे तैसे मैं एक रेस्टोरेंट में गया, तो वो जो बंदा था वहाँ पे वो इंडियन बंदा था जो रेस्टोरेंट वाला था, और जो सर्व करने वाला था वो पाकिस्तानी था. तो वहाँ पे ही वॉज सर्विंग मैन, ही वॉज वेरी गुड, थरो जेंटलमैन एंड ऑल. जैसे वो विंग कमांडर ने बोला ना, थरो जेंटलमैन, सो वो थरो जेंटलमैन ही होते हैं अदरवाइज. उनका एक चीज अच्छा लगा मेरे को पाकिस्तानियों का, दैट दे टॉक इन वेरी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज. नाउ यू डोंट नो हाउ दे मे बी रियलिटी में, बट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई वेंट टू इटली, दीज पाकिस्तानीज हेल्प मी. सो आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद दोज पाकिस्तानी पीपल, दे स्टिल लिव इन इटली. सो वी स्टिल एट टाइम्स एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड ऑल. तो मेरा कोई इधर से फ्रेंड समझो गया इटली में, तो मैं उसके लिए इधर से कुछ ना कुछ भेजता हूँ, ऐसा कुछ गिफ्ट विफ्ट. तो वो भी मेरे लिए परफ्यूम वर्फ्यूम भेजता है. तो अभी भी हम लोग फ्रेंड्स हैं. सो शर्जिल नाम है उसका. तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया था वहाँ पे. उसने 3 दिन छुट्टी मार के मेरे को पूरा रोम घुमाया था, और मेरे को और मेरे फ्रेंड को. और उसने बोला कि मैं मेरा कर लूँगा, और मेरे को रोम की वो सब गली में लेकर गया था जहाँ पे मैं कभी खुद अकेला जा ही नहीं सकता था, ऐसा सब. सो मज़ा आया था. फिर लास्ट डे पे बैग वैग उठा के हमको एयरपोर्ट तक ड्रॉप वॉप किए, मज़ा आया था. सो इतना एकदम शेयर फ्रेंडलीनेस. एंड ही वॉज सो इनिशियली जब वो मेरे को मिला ना, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड भी था वहाँ पे इटली में. तो हम लोग है ना एक टूर पे गए थे. तो रात को जब आए ना, तो जब तुम सोलो ट्रैवल करते हो तो रात को जब आए तो खुद से सब ढूंढते थे. तो हम लोग एक रोम में ना सेंटर में एक जगह है रोमा टर्मिनी करके, जहाँ से सब जगह पे बस वस पकड़ सकते हैं. और वो मेरे लाइफ का फर्स्ट विजिट था. फर्स्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट देखा था, फर्स्ट टाइम मैं फॉरेन पे गया था. तो एक्साइटमेंट में चले तो गया, लेकिन वहां पे थोड़ा लॉस्ट हो जाते हो. तुम फर्स्ट डे पे ट्रैवल करते हो तो 2-3 दिन परेशान हो जाते हो, कुछ मिलता नहीं, कुछ लैंग्वेज नहीं. इटली में उतर के कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, क्योंकि उनको इंग्लिश ही नहीं आ रहा है. दे डोंट स्पीक इंग्लिश. मैं रोम में जाके पूछ रहा हूँ वेयर इज वैटिकन, वैटिकन द मोस्ट फेमस प्लेस. दे डोंट नो वेयर वैटिकन इज. आफ्टर हाफ एन आवर आई केम टू नो दैट आई शुड कॉल इट वैटिकानो. So they don't understand Vatican and they don't even adjust to Vatican from Vaticano. मैं बोला प्लीज इतना तो एडजस्ट करो. सो देवर सर अपने से बुरा हालत है उनका इंग्लिश में. दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे डोंट वांट टू टॉक इन इंग्लिश. दे आर वेरी एरोगेंट. दे आर लाइक अपने लिए इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, उनके लिए नहीं. और बिना इंग्लिश का भी उनका माल पूरी दुनिया में बिकता है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उधर सब रोड वोड पे भी सब इटालियन में लिखा था. मैं बोला सारा ये तो अपने पल्ले ही नहीं जम रहा है. मैं बोला थोड़ा तो इंग्लिश होना चाहिए भाई. कुछ इंग्लिश नहीं आता उनको. तो रास्ते में ना सब शॉप है ना बांग्लादेशियों के, उधर सब बांग्लादेशियों ने उधर मार्केट कब्जा किया हुआ है. रास्ते पे तुमको ये ना वो बिकते मिलेंगे. वो बांग्लादेशी शाने लोग, उनको बंगाली आता है, उनको हिंदी आता है, उनको इंग्लिश आता है, उनको इटालियन भी इतना फ्लुएंटली आता है. सो वो मैं उसको पूछूंगा अरे अरे बंगाली को मैं इंग्लिश में पूछने का, वो चला हाँ बोलना तू किधर जाने का तेरे को. मैं बोला क्या बात कर रहे हो. सो जब मैं टिकट निकालने का ना टिकट, तो वहां पे सिस्टम क्या रहता है कि तुम बस में चढ़ो तो अपन क्या जनरली टिकट कंडक्टर को ढूंढते हैं. तो मैं तो बस में चढ़ गया और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई कंडक्टर आए टिकट लेने. तो कंडक्टर तो आया ना, उधर से टीसी चढ़ गया.
तो मैं बोला अरे मैं टिकट निकाला नहीं, टीसी कैसे चढ़ गया, कोई है नहीं। तो मेरे को एक बंदे ने बोला कि द सिस्टम हियर इज दैट यू हैव टू टेक द टिकट फ्रॉम आउटसाइड एंड कम इन। मतलब फ्रॉम वेयर आउटसाइड, देयर वाज नो टिकट विंडो। तो बोला ना यू हैव टू टेक टिकट फ्रॉम तबाची। मैं बोला व्हाट इज तबाची? तो बोला इट्स अ सिगरेट शॉप। बोला सिगरेट शॉप पे बस का टिकट मिलेगा ये मेरे को कौन बताएगा? सो वहां पे लोकल शॉप में बस का टिकट मिलता है, वो लेके चढ़ने का। मैं उधर टीसी को देखा और इधर से भागा नहीं क्या। इंडिया में बिना टिकट कभी ट्रैवल नहीं किया। वो इटली में पहले दिन पे 1 घंटे पे जो मैं भागा उधर से टीसी से बचते हुए, क्योंकि अपने को सिस्टम नहीं पता। मैं बोला पहले दिन डिपोर्ट कर देंगे मेरे को। फिर मैं भागते भागते मतलब थोड़ा आगे जाके फिर ना मैं बोला अभी क्या करूं। तो एक शॉप था उधर, वहां पे गणपति का बाहर फोटो था। मैं बोला अरे वाह गणपति ने बचा लिया मेरे को। मैं शॉप में अंदर गया तो बांग्लादेशी का शॉप था। तो बोला बांग्लादेशी का शॉप बाहर गणपति लगाया। तो बोला हाँ इंडियंस आए इसके लिए। मैं बोला सही है। तो मैं बोला मेरे को टिकट चाहिए, मेरे को वो रोमा टर्मिनी जाने का है। तो उसने ऐसे मेरे को हेल्प किया। उसने मेरे को क्या बोला मैं आज तक मेरे को याद है। उसने मेरे को बोला अरे टुडे सैटरडे संडे, आज टिकट मत निकाल, देयर आर नो पांडूस। बोला पांडू? तू कैसे बोला पांडू? तो बोलता हाँ आज कोई टीसी वाला नहीं आएगा। मैं बोला भाई एक को तो मैं मिल के आया। तो मैं बोला टिकट दे मेरे को तू। तो उसने मेरे को टिकट दिया। अब मैं उधर टर्मिनी में पहुंचा तो फिर जाते वक्त है ना मेरे को थोड़ा मैं रोड लॉस्ट हो गया था। तो मैं लोगों को पूछ रहा था बट कोई लैंग्वेज नहीं समझ रहा था। तो एक बंदा आया, उसने बोला एक्सक्यूज मी आई हेल्प यू। और ही वॉज वेल बिल्ड एंड गुड लुकिंग गाय एंड ऑल। सो वो वॉज हेल्पिंग मी इन दैट रात को। और तब मेरा फ्रेंड भी था। तो मैंने उसको बोला कि डू यू स्टे हियर? तो उसने बोला आप हिंदुस्तानी हो क्या? मैं बोला हाँ। तो बोला तू भी हिंदुस्तानी? तो बोला नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मैं बोला ठीक है चल। तो उसने मेरे को बताया कि ये बस पकड़ के जा। अब नेक्स्ट डे, और उसने मेरे को नंबर दिया कि तुमको अगर कुछ घूमना हो तो बताना। तो हम लोग नेक्स्ट डे, मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग इधर उधर घूम के थोड़ा हिस्टोरिकल प्लेस में घूम कर आ गए। और फिर पूरा दिन हिस्ट्री लेके पक गए। तो मैंने बोला थोड़ा नाइट वाइट लाइफ कुछ बनता है अभी। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला चलो पाकिस्तानी को फोन कर दे। मेरे फ्रेंड ने बोला हाँ कर। तो फोन तो किया मैंने पाकिस्तानी को, बट उसने बोला एक काम कर, वो जो अपन टर्मिनल पे मिले थे ना उधर मिल, फिर अपन जाते हैं। तो मैंने बोला किधर जाते हैं? तो बोलता है तो मिल तो सही। तब मैं थोड़ा डर गया। मैं बोला पहली बार देश से बाहर, पाकिस्तानी ने बोल मिल। फिर हम लोग उधर पहुंच गए। तो वो तो था, उसके साथ एक और बंदा था और दोनों ऐसा सिगरेट पी के हमको देख रहे थे। मैं मेरे फ्रेंड को बोला अरे वो बोला था एक अकेला आएगा 2 जन आए। मैं और डर गया। मैं बोला तुम्हारा नाम? तो बोलता खलील। मैं बोला ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे। तो मैं बोला किधर लेकर जा रहे हो तो बताओ। तो बोलता ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जो तुमने आज तक देखा नहीं या सुना नहीं होगा। मैं और डर गया। मैं बोला किधर लेकर जाएगा? तो थोड़ा आगे बढ़े। फिर मैं बोला अरे भाई आप पाकिस्तान में मतलब आपके यहाँ पे क्या करते हो? तो उसने बोला यहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ। बोला ठीक है। तो बोला आपके पेरेंट्स क्या करते हैं पाकिस्तान में? तो बोला मेरे डैड मिलिट्री में। मैं बोला मिलिट्री में? बाप रे। तो बोला पाकिस्तान आर्मी में है? तो बोलते हाँ डिफेंस में। तो बोला हाँ तो मतलब पाकिस्तान में किधर रहते हो? तो बोलते अबोटाबाद। जानते हो? मैं बोला कौन नहीं जानता अबोटाबाद, पूरी दुनिया जानती है अबोटाबाद में कौन रहता था। तो आई वॉज सो वरीड। फिर रास्ते में वी स्टार्टेड शेयरिंग थिंग्स एंड आई आस्क्ड हिम हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? ही सेड माय फेवरेट क्रिकेटर इज महेंद्र सिंह धोनी। उधर धोनी बोला ना, मैं रिलीफ हो गया। धोनी अपना खास आदमी है। तो उसने धोनी बोला। फिर उसने सब चीज शेयर किया कि उनका व्यू क्या है, व्हाट डू दे मीन, why he was so excited when he met Indians and all. And then we started sharing thoughts, ideas, and we started talking and we discussed at length that what are the issues and all. And he said that हमको कोई लेना देना नहीं है सबसे, आप भी अपने काम में व्यस्त हो, हम भी हमारे काम में। वो जो डिफेंस वाले करते हैं और आपके इधर से होता है, हम आपके इधर का न्यूज़ देखते हैं, आप हमारे इधर का न्यूज़ देखते हो। तो तभी उस दिन पे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर दोनों कंट्री अपना न्यूज़ चैनल बंद कर देना तो किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं। So we started sharing and all, and then we realized. So then they helped us 3 days and all. वो मेरा एयरपोर्ट तक सामान छोड़ने आया and all good gesture. So my view of that time of those Pakistani was completely different. So this is what happens. So I'm just trying to say that ऐसा आप भी travel करो बाहर, दुनिया में लोगों को मिलो, अलग अलग कंट्री के लोगों को मिलो, उनका परसेप्शन जानो, तो you will realize that we are just busy in doing something in life. And they live life, they make money
only to the extent that they want to live, only to the extent, and they spend it. So I tell my students and everyone, think of spending more. The more you spend, the more you travel, the more you will be motivated to earn. So all those people who say save more, save more, save more, I always say spend more. The more you spend, the more you want कि मेरे को नेक्स्ट टाइम है ना यूरोप ट्रिप पे वापस जाना है, मज़ा आ गया था. अभी मैंने मेरे वाइफ को बोला क्रोएशिया ट्रिप पे वापस जाना है, बहुत मज़ा आया. 12 दिन गाड़ी वाड़ी चलाया, गाड़ी ठोक दिया मैंने, ट्रक में टोव करके लेकर गया, एक अलग ही एक्सपीरियंस था. 250 किलोमीटर गाड़ी चलाया अल्फा रोमियो, मैंने दोनों टायर मेरा बर्स्ट हो गया, ट्रक में टो करके लेके गया, बहुत परेशान हो गया. लेकिन जब इधर आता तो वो मेमोरी मज़ा आता है. तो ना वापस जाने का तो क्या करने का, वापस जाने का तो 5-6 लाख का खर्चा है मेरा. 5-6 लाख का खर्चा, स्टूडेंट का फी डिवाइड करता हूँ कितना, अच्छा इतना स्टूडेंट का बैच बनाना पड़ेगा. अभी बैच तो ऑलरेडी चालू है, चलो इवनिंग बैच चालू करते हैं फॉर क्रोएशिया ट्रिप. तो अब वो खर्चा करना है, इसके लिए मेहनत करना है, वरना घर पे बैठ के आराम कर रहा था. सो दैट मोटिवेट्स मी इन लाइफ. ऐसा सब है. चलो, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट तब वो रेस्टोरेंट में जब खाना खा रहा था ना, जहाँ पे मैं खाना खा रहा था, वहाँ पे जो मेरे बाजू के टेबल पे जो बैठे थे ना, वो जो पाकिस्तानी मेरे को सर्व कर रहा था, उसके बाजू के टेबल में जो सब लोग बैठे थे, दोज वर ऑल फॉरेनर्स इन द इंडियन रेस्टोरेंट, एंड दोज ऑल वर ऑर्डरिंग चिकन टिक्का मसाला, ना ये मसाला ना वो मसाला, फूड एंड ऑल. सो मैं बोला अरे यार इतना ये मसाले वाला खाते हैं क्या? तो बोलते दे कम फॉर दैट. तो मैंने बोला इतना मसाला वाला खाते हैं क्या? तो बोलते उनका थोड़ा मसाला कम रहता है, बट वेन दे पूरा महीना ना वो लोग मसाले वाला फूड नहीं खाते, बट उनको जब लगता है कि कुछ स्पाइस खाना है तो दे कम टू इंडिया. सो फॉर देम द नोशन ऑफ इंडिया इज स्पाइस. इसके लिए इंडियन बॉन्ड्स ग्लोबली आर नोन एज मसाला बॉन्ड्स. अंडरस्टूड? ऐसा है यूरो डॉलर. चलो एक ब्रेक ले लो, फिर अपन करते हैं स्वॉप्स.